हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकेडेक्सेल। दिस इज गीतांजलि राठौड़। और बच्चों, जो अपनी नीट प्रारंभ सीरीज चल रही है उसमें अपन बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ रहे हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, जिसका नाम है केमिकल बॉन्डिंग। और बहुत सारे केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट सिर्फ इस इकलौते चैप्टर से सॉल्व हो जाते हैं और टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। बहुत ही बेसिक से स्टार्ट करा है मैंने, कोवेलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड, और बहुत ऊपर लेवल तक जाएंगे, तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, ठीक है। तो बच्चों, केमिकल बॉन्डिंग का जो अपना लेक्चर है वो 5th लेक्चर है। अपन जो कर चुके हैं, अपन हाइब्रिडाइजेशन कर चुके हैं, अपन वीबीटी पढ़ चुके हैं, कि अपन ने जो बॉन्डिंग है वो देख ली, और स्टेबिलिटी, ऑक्टेट रूल, लुईस डॉट स्ट्रक्चर सब अपन ने कंप्लीट कर लिया है। तो वो सब आप पढ़ के अब जो नेक्स्ट आज अपन पढ़ने वाले हैं वो क्या है, वेस्पर थ्योरी। कल अपन ने जब हाइब्रिडाइजेशन को देखा था तो उसकी एक पूरी टेबल बनाई थी कि जब अगर इलेक्ट्रॉन जो है टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल वो 1 है तो क्या स्ट्रक्चर आएगा, 2 है तो क्या स्ट्रक्चर आएगा, और पूरा अपन ने वहां पर दिखाया था। उसमें मैं बार बार बोल रही थी कि रिपल्जन जब लोन पेयर को किसी जगह पे प्लेस कर रही थी, मैं बोल रही थी कि इसको मैं बताऊंगी जब वेस्पर थ्योरी पढ़ाऊंगी, तो वही चीज आज अपन पढ़ेंगे। फिर हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स का, फिर हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे सॉलिड स्टेट में, और फिर बच्चों यहाँ पर बॉन्ड एंगल को देखेंगे, और फाइनली फिर अपन क्या करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो आइए भाई, सबसे पहले लेते हैं इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में अपन ने जो कल पढ़ा है वो अपन ने एक पूरी टेबल पढ़ी है हाइब्रिडाइजेशन की। हाइब्रिडाइजेशन तो मैं इतनी बार बता चुकी हूँ, इतने बढ़िया से मैंने एक स्टोरी सुनाई थी पॉलिंग की, तो वो तो सबको पता ही होगा, ठीक है। कल मैंने बताया था टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल्स निकालना, और टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल से आप कैसे इलेक्ट्रॉन की ज्योमेट्री निकाल सकते हो, और साथ ही में फिर उसकी शेप भी बता सकते हो, ठीक है। टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल से आप 3 चीजें बता सकते हो, एक तो हाइब्रिडाइजेशन है, एक इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री है, और एक शेप है। और इन तीनों को अपन ने एक टेबुलर फॉर्म में अरेंज करके सब कुछ देख लिया था कि टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल अगर 1 होगा से लेकर अपना 7 तक अपन टोटल देख चुके हैं। और उस टेबल को बच्चों पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। जहां पर भी आपकी स्टडी टेबल है ना, उस टेबल को एक बार लगा दो। मैं सही बता रही हूँ, केमिकल बॉन्डिंग के सारे आपके जितने भी डाउट्स है ना वो सारे वहीं से क्लियर हो जाएंगे रिगार्डिंग द ज्योमेट्री एंड शेप, ठीक है। तो आइए भाई, आज बात करते हैं वेस्पर थ्योरी की। तो वेस्पर थ्योरी क्या होता है, सबसे पहले तो ये देखते हैं। वैलेंस, ठीक है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी। इसका मतलब यहां पर जो अपन बात करने वाले हैं वो अपन रिपल्जन के बारे में बात करने वाले हैं कि अगर बॉन्ड पेयर होगा तो कैसा रिपल्जन लगता है। मान लो मैं बात करूं यहां पर, ये है आपका मीथेन, ठीक है। इसमें सारे क्या है बच्चों, सारे के सारे बॉन्ड पेयर है, एक भी लोन पेयर नहीं। जैसे ही मैं अमोनिया लेकर आऊंगी तो अमोनिया में क्या होगा बच्चों, एक लोन पेयर आएगा। तो ये जो लोन पेयर है ना, ये क्या करेगा, इस बॉन्ड पेयर पे एक रिपल्जन लगाएगा, तो उसे बोलेंगे लोन पेयर, क्योंकि लोन पेयर लगा रहा है और किस पे लगा रहा है, बॉन्ड पेयर पे लगा रहा है, तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्जन। और अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर बॉन्ड पेयर है और यहाँ पर भी बॉन्ड पेयर है, तो ये कैसा रिपल्जन हो जाएगा, बॉन्ड पेयर रिपल्जन। और यहीं पर अगर मैं बात कर लूं आपके साथ में यहाँ पर किसकी भाई, वाटर की, तो इसमें क्या है, 2 लोन पेयर्स हैं, तो ये दोनों लोन पेयर्स क्या करेंगे, आपस में रिपल्जन लगा रहे होंगे। मतलब इस रिपल्जन को मैं बोल सकती हूँ लोन पेयर रिपल्जन। यहाँ पर लोन पेयर नहीं है तो बॉन्ड पेयर रिपल्जन लग रहा है। और अगर यहाँ देखोगे तो यहाँ लोन पेयर है और बॉन्ड पेयर है, तो इसको बोलेंगे लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्जन। तो ये तो 3 चीजें समझ में आ गई कि भाई इस तरीके से 3 किसी भी इलेक्ट्रॉन की ज्योमेट्री की बात करें तो 3 तरीके से वहां पर क्या हो सकते हैं, रिपल्जन हो सकते हैं। तो बॉन्ड पेयर होगा, या लोन पेयर बॉन्ड पेयर होगा, या फिर लोन पेयर होगा। तो वेस्पर क्या बोलती है भाई, इफ द सेंट्रल एटम possess only bonded pair of electrons along with the identical atoms, then shape of the compound is symmetrical in according to the hybridization। कि अगर यहाँ पर सिर्फ बॉन्ड पेयर है, ओनली बॉन्ड पेयर लिख रखा है, अगर सिर्फ बॉन्ड पेयर है तो क्या होगा, वहां पर कोई रिपल्जन वाली बात नहीं होगी, और जो शेप होगी वो सिमेट्रिकल होगी और हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग होगी। जैसे मान लो एक CH4 का एग्जाम्पल तो अपन ने ले लिया है, BF3 का एग्जाम्पल ले लो, ठीक है। क्या देखा था अपन ने, बोरोन जो है यहाँ पर वो इन 3 फ्लोरीन एटम से अटैच है, और sp2 इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा। हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकाला है भाई, कल सीख लिया था। ये टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल प्लस आप क्या कर सकते हो, टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल को निकालने के लिए क्या करना होता है, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, यहाँ पर आपको प्लस करने होते हैं। इसमें लोन पेयर एक भी नहीं है, सिग्मा बॉन्ड 3 है, तो 3 से इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या आ जाएगा, sp2। और sp2 बोलते ही इसकी जो शेप है वो क्या हो जाएगी भाई, ट्रायंगल प्लानर।
अब क्योंकि यहाँ पर कोई भी रिपल्जन नहीं था, टेबल में भी पढ़ा था, जब भी अपन जीरो लोन पेयर वाला केस ले रहे थे तो जो उसकी इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री आ रही थी वही उसकी शेप भी आ रही थी। हो रहा था ना भाई, जैसे अपन ने BF3 के केस में लिया था और भी केस थे जहां पर क्या है आपका लोन पेयर जीरो था, तो जो आपकी इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री आई थी वही क्या थी, आपकी शेप भी थी। शेप डिफरेंट कब आ सकती है, जब लोन पेयर होगा। तो इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री और जो इसकी शेप है वो दोनों सेम हो गई थी। ऐसा केस देखा था अपन ने, जब भी 1 की बात करी थी, 2 की बात करी थी, 3 की बात करी थी, तो जब भी लोन पेयर को 0 रखा गया था तो जो उसकी इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री आई थी वो शेप के बराबर आई थी। तो यही बात इसने लिख रखी है कि अगर कोई लोन पेयर नहीं है तो जो इसकी इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री होगी वो हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग ही होगी। मगर केस आता है, मान लो अगर कोई लोन पेयर पिक्चर में आ गया तब क्या करना है, तो वही दे रखा है, इफ द सेंट्रल एटम possess bonded pair of electron as well as lone pair of electron, मतलब उसके पास बॉन्ड पेयर तो है ही सही, प्लस क्या है लोन पेयर भी है, और फिर क्या होगा, देन द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल विल बी अनसिमेट्रिकल। अब जो शेप है वो अनसिमेट्रिकल की बात याद रखना, शेप की बात हो रही है, इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री की बात नहीं हो रही है। इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है कि वहां पर बॉन्ड पेयर है या लोन पेयर है, वो भाई जैसा है वैसा ही रहेगा, पर जो शेप है वो चेंज हो जाती है। ठीक है, तो जो शेप है वो अनसिमेट्रिकल होगी एंड द ओरिजिनल बॉन्ड एंगल विल बी डिस्टर्ब ड्यू टू द रिपल्जन बिटवीन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये अपन ने कल भी बात करी थी। अगर मैं वाटर की बात करूं बच्चों, वाटर में क्या होता है ना, दो ये आपके क्या है, यहाँ पर दो आपके लोन पेयर है, तो क्या करते हैं, धीरे धीरे करके धक्का देते हैं। मान लो ये वाटर का मॉलिक्यूल है, ठीक है, और वाटर के मॉलिक्यूल में यहाँ पर ये दो लोन पेयर्स लगे हुए हैं। ठीक है, अब ये दोनों लोन पेयर क्या करेंगे, इस पर रिपल्जन, इसको धक्का देंगे, क्योंकि इनकी जो शेप होती है वो बहुत ऐसे, मान लो कि जो लोन पेयर होता है ना बहुत मोटा होता है, ऐसे मान लो, तो अगर ये मोटा है तो क्या करेगा, धीरे धीरे धक्का देगा। होता ना यार, अगर आप किसी स्कूटी पे बैठ के जा रहे हो, कहीं पर भी बैठ के जा रहे हो, अगर कोई मोटा इंसान है तो वो क्या करेगा, धक्का देगा, क्योंकि वो स्पेस में नहीं एडजस्ट हो पाएगा। तो ऐसे ही जो लोन पेयर है वो स्पेस में एडजस्ट नहीं हो पाता, इनको धक्का देता है, और धक्का देने की वजह से जो यहाँ पर शेप है वो थोड़ी चेंज हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है। तो वही चीज लिख रखा है कि जो मॉलिक्यूल है वो अनसिमेट्रिकल होगा, क्योंकि जो ओरिजिनल बॉन्ड एंगल है वो डिस्टर्ब हो गए। पहले ये यहाँ पर क्या था, इस तरीके से एंगल में था, पर जैसे ही लोन पेयर का यहाँ से रिपल्जन आया तो इसकी जो शेप है वो ऐसे थोड़ी सी हो जाएगी, मतलब उसका जो बॉन्ड एंगल होगा वो डिस्टर्ब हो गया, और बॉन्ड एंगल डिस्टर्ब से इसकी शेप डिफरेंट हो गई। इसीलिए अपन पढ़ते हैं यहाँ पर वेस्पर थ्योरी, जो कि अपन को क्या बताती है बच्चों, ऑन हैविंग डिफरेंट टाइप ऑफ साइड एटम मॉलिक्यूल बिकम अनसिमेट्रिकल ड्यू टू अनइक्वल फोर्सेस ऑफ रिपल्जन बिटवीन। तो अब जो ऑर्डर ऑफ रिपल्जन है ये बहुत जरूरी है, ये याद रखना। क्या है भाई, लोन पेयर सबसे आगे है, फिर आपका लोन पेयर बॉन्ड पेयर है, और फिर आपका क्या है भाई, बॉन्ड पेयर है। तो अभी क्या होता है बच्चों, इस तरीके से आपको याद रखना पड़ता है, पर क्यों याद रखना पड़ता है उसका रीजन समझ लो, तो फिर याद रखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। जब रीजन क्लियर होगा तो फिर आपको ऑलरेडी जो कंसेप्ट है वो भी क्लियर होगा। अगर बात कर रहे हैं लोन पेयर की तो ये ज्यादा है, अगर बात कर रहे हैं लोन पेयर बॉन्ड पेयर की तो वो उससे कम है, और बॉन्ड पेयर तो सबसे कम रिपल्जन रखता है। ठीक है, तो ये बात किसकी हो रही है भाई, रिपल्जन की। रीजन क्या है कि लोन पेयर का रिपल्जन बहुत ज्यादा है, आइए समझते हैं। तो अगर मैं बात करूं लोन पेयर की, तो मैंने क्या बताया, लोन पेयर क्या होता है भाई, मोटा होता है, हमेशा याद रखना। जो लोन पेयर है, अकेला आदमी भाई लोन पेयर है, क्या करता है, मोटा हो जाता है, खा के बढ़िया खा रहा है। यहाँ पर क्या है, ये न्यूक्लियस है। अब एक बात बताओ, आपके पास इतना स्पेस है और आपने दो मोटे इंसान को वहां पर बिठा दिया, तो क्या होगा भाई, स्पेस तो दोनों के बीच में कम हो जाएगी, और कम होगी तो क्या होगा, रिपल्जन ज्यादा लगेगा दोनों मोटे इंसान के बीच में। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो आपका लोन पेयर है ये क्या करता है बच्चों, ज्यादा रिपल्जन होता है बिकॉज ऑफ इट्स शेप। देख लो भाई, अब अगर लोन पेयर की बात करो तो लोन पेयर तो वैसा ही रहेगा भाई, जो बॉन्ड पेयर है उसमें क्या होता है, एक पॉजिटिव यहाँ आता है और एक पॉजिटिव यहाँ आता है। अब यहाँ पर देखना, एक चीज को समझो बच्चों, मान लो ये आपका बलून है, ठीक है, बलून को मैंने पहले तो ऐसे पकड़ रखा है, मैंने बलून को दोनों तरफ से पकड़ लिया तो क्या होगा, उसकी शेप कम हो गई, तो ये होता है आपका बॉन्ड पेयर। अब अगर बॉन्ड पेयर में बात करो तो रिपल्जन यहां से भी लग रहा है, यहां से भी लग रहा है, जिसकी वजह से उसकी जो शेप है वो क्या हो गई, थोड़ी पतली हो गई। तो इसीलिए यहाँ पर जो गैप है बढ़ गया, और गैप बढ़ने से क्या हुआ, रिपल्जन कम हो गया। किसी चीज को पास बिठा रहे हो तो वो रिपेल करेंगे, ठीक है, लोन पेयर एक जैसे चार्ज जो होते हैं वो रिपेल करते हैं, और उनको पास बिठा दिया, क्योंकि इस केस में स्पेस कम है, दोनों मोटे हैं, तो पास ज्यादा होंगे, और पास आने से रिपल्जन ज्यादा होगा। पास आने से क्या होगा,
रिपल्जन ज्यादा होगा। अब इस केस में क्या होगा, रिपल्जन थोड़ा कम हो गया क्योंकि एक मोटा है और एक थोड़ा पतला है, क्योंकि आपने इधर भी उससे को खींच लिया है, ऐसे इस बलून को खींच लिया है, तो रिपल्जन जो है वो इस केस में थोड़ा कम है। और अगर यहां पर बात करें, जब अपन बॉन्ड पेयर की बात कर रहे हैं, तो इसमें क्या है, आपने इस तरीके का बच्चों यहां पर शेप लेना है जो बॉन्ड पेयर का होता है। अब बताओ, अब ऐसा होगा ना कि यहाँ का जो स्पेस है, स्पेस को थोड़ा और बढ़ा देते हैं। अब क्या होगा, क्योंकि दोनों को क्या करा है, अपने दोनों को ऐसे पकड़ कर खींच लिया है, उस वजह से क्या हुआ है, दोनों के बीच का गैप और बढ़ गया, और गैप बढ़ने से जो रिपल्जन है वो बिल्कुल कम हो गया। रिपल्जन क्या है, बहुत कम हो गया। दो सेम स्पीशीज है, वो आपस में रिपेल होती है, इतना सबको पता है, ठीक है। अब उन दोनों को अगर आपने पास पास रख रखा है, जो कि लोन पेयर वाला केस है, तो रिपल्जन भी ज्यादा है। अगर आप लोन पेयर बॉन्ड पेयर वाला केस रख रहे हो, तो बॉन्ड पेयर थोड़ा पतला होता है, मतलब गैप बड़ा है, और गैप बड़ा है तो रिपल्जन कम हो गया। और यहाँ पर तो गैप ज्यादा ही बढ़ गया, क्योंकि दोनों ही पतले हैं, तो रिपल्जन क्या है, बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। हेंस आप बोलते हो जो बॉन्ड पेयर है उसका रिपल्जन कम होता है। अब अगर यहाँ से भी देखो आप, जो बच्चों आपके यहाँ पर अगर ये लोन पेयर है, लोन पेयर क्या करेंगे, यहाँ से तो अट्रैक्ट होंगे और यहाँ से क्या हो रहे, एक दूसरे को रिपेल कर रहे होंगे। ऐसा ही इस केस में भी हो रहा होगा, यहाँ पर ये एक दूसरे को तो रिपेल कर रहे होंगे, मगर ये यहाँ से अट्रैक्ट हो रहे होंगे, ठीक है। पर जैसे ही आप किसी एक बॉन्ड पेयर की बात करते हो, तो वो दो जगह से अट्रैक्ट हो रहा है, एक इस न्यूक्लियस से और एक इस न्यूक्लियस से। जो इसका रिपल्जन है वो तो होगा ही सही, पर ये आपस में क्या हो रहे होंगे, अट्रैक्ट हो रहे होंगे, जिसकी वजह से उसका जो साइज होता है वो ऐसे होता है। तो जब भी लोन पेयर की बात आए, तो सिर्फ बलून को याद रखना है भाई, जो बलून ऐसा फुला हुआ होता है वो लोन पेयर होता है। और बलून को अगर आप दोनों तरफ से पकड़ लो, तो क्या होगा, बलून की जो शेप है वो थोड़ी सी, जो साइज है वो थोड़ी सी रिड्यूस हो जाएगी, और वो आपका बॉन्ड पेयर का केस होता है। तो अब बच्चों इस चीज, जब भी लोन पेयर क्वेश्चन आए, तो कोई समझने की जरूरत नहीं है, रटने की जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट को समझ लिया है कि लोन पेयर का ज्यादा क्यों है, क्योंकि स्पेस कम है, रिपल्जन ज्यादा है। इसमें रिपल्जन थोड़ा कम है, उसमें रिपल्जन बहुत ज्यादा कम है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया। तो बच्चों भाई यही बात थी जो अपन यहाँ पर देख रहे थे कि लोन पेयर का क्यों ज्यादा है, फिर बॉन्ड पेयर और फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर, और लास्ट में आपका बॉन्ड पेयर। तो भाई अगर इसके एग्जाम्पल की बात हो, तो एक तो वाटर हो गया, अमोनिया इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल, क्योंकि इसके पास भी क्या है, एक लोन पेयर है, और यहाँ पर ये क्या करेगा, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्जन लगा रहा होगा, ठीक है। फिर अगर आप बॉन्ड पेयर की बात करो, तो BF3 आपका बहुत अच्छा मॉलिक्यूल है, इसमें एक भी लोन पेयर नहीं है, तो जो रिपल्जन होगा वो किसके बीच में होगा, सिर्फ बॉन्ड पेयर के बीच में होगा। तो इन तीनों के एक एग्जाम्पल देख लिया अपन ने। वाटर को अपन थोड़ा साइड में लिख देते हैं। देखो भाई तीनों के एग्जाम्पल हो गए, जब एक लोन पेयर बॉन्ड पेयर है, सिर्फ बॉन्ड पेयर है, और जब दो लोन पेयर है, ठीक है भाई। आइए इसको समझते हैं। जो अपन ने एक केस देखा था टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में, तो अपन नहीं देखेंगे, सबसे पहले देखते हैं अपन TBP ज्योमेट्री। TBP का नाम क्या था पूरा, ट्रायंगल बाय पिरामिडल। और अगर मैं इस केस में बात करूं हाइब्रिडाइजेशन की, तो मैं सब बता चुकी हूं, तो sp3d इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है, ठीक है। तो इस केस में अगर बात करें, तो इसका सबसे अच्छा एग्जांपल था PCl5, जिसमें आप मान लो कोई भी यहाँ पर, मान लो ये X एलिमेंट है और इसके यहाँ पर 5 बॉन्ड पेयर है, तो इस केस में तो कोई दिक्कत नहीं है, जो इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री होगी वही क्या हो जाएगी, शेप भी हो जाएगी। यही देखा है अपन ने, जब लोन पेयर नहीं होगा तो दिक्कत की बात ही नहीं है, इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री ही क्या हो जाएगी, शेप हो जाएगी। पर अगर बात करें, मान लो यहाँ पर एक केस आ गया, और उस केस में आपने क्या करना है, एक लोन पेयर को प्लेस करना है, ठीक है। मान लो एक लोन पेयर वाला केस आ गया, मान लो सेकंड में क्या हुआ, एक लोन पेयर वाला केस आ गया, ठीक है। 1 लोन पेयर है, जब अब 1 लोन पेयर है, तो या तो आप लोन पेयर को, क्योंकि इन बॉन्ड्स को, जो ये 3 बॉन्ड होते हैं आपके, जो ट्रायंगल शेप बनाते हैं, इनको बोलते हैं इक्वेटोरियल पोजीशन। बताया था ये भी मैंने कल, इनको क्या बोलते हैं, इक्वेटोरियल पोजीशन। और जो बच्चों ये आपकी होती है, इनको क्या बोलते हैं, एक्सियल पोजीशन। तो अब दिक्कत है, अगर एक लोन पेयर आ चुका है, तो वो लोन पेयर को आप इक्वेटोरियल पे भेजोगे या एक्सियल पे भेजोगे। चलो आइए दोनों ही केस की बात कर लेते हैं। एक में तो मान लो आपने जो आपका लोन पेयर है उसको लगा दिया यहाँ पर, किस पे लगा दिया भाई, एक बार इक्वेटोरियल पोजीशन पे लगा दिया,
और एक बार मान लो इस x को आपने कहाँ लगा दिया, जो लोन पेयर है उसको एक्सियल पोजीशन पे लगा दिया। दो ही केस पॉसिबल है क्योंकि लोन पेयर एक ही है, या तो आप इसको एक्सियल पे लगाओ या आप इक्वेटोरियल पे लगाओ। तो भाई यहाँ पर देख लो, यहाँ लगा हुआ है जो लोन पेयर है आपका वो लगा हुआ है यहाँ पर इक्वेटोरियल पे, और यहाँ पर कहाँ लगा है, एक्सियल पे। तो अब बात आती है कि किस तरीके से रिपल्जन होगा और कौन सा स्ट्रक्चर है जिसको अपन वैलिड मानेंगे। तो भाई ऐसा करते हैं, इन सब में लोन पेयर लोन पेयर लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्जन काउंट कर लेते हैं। एक बात बताओ, अगर लोन पेयर रिपल्जन करवाना है तो उसके लिए दो लोन पेयर का होना जरूरी है। अब यहाँ पर एक ही लोन पेयर है तो रिपल्जन कौन सा लगेगा, ओनली लोन पेयर और बॉन्ड पेयर रिपल्जन ही लग पाएगा, यही रिपल्जन लगेगा क्योंकि लोन पेयर के लिए दो लोन पेयर का होना जरूरी है। तो अगर ये रिपल्जन है तो सबसे पहले अगर अपन इसकी बात करें, इस वाले लोन पेयर की, तो ये इस पे रिपल्जन करेगा और ये इस पे रिपल्जन करेगा। अच्छा एक और बात सुनो, अपन कौन से एंगल पे काउंट करते हैं ये भी देख लो भाई। तो यहाँ पर देखो, अगर मैं बात करूं 90 डिग्री के एंगल की और अगर मैं बात करूं 120 डिग्री के एंगल की, और अगर मैं बोलूं कि मुझे रिपल्जन मिनिमम चाहिए, तो रिपल्जन मिनिमम कौन से केस में आप देखोगे। तो एक बात बताओ, अगर किसी को ज्यादा एंगल पे प्लेस करोगे तो रिपल्जन क्या होगा, मिनिमम हो जाएगा, और अगर कम एंगल पे प्लेस करोगे तो रिपल्जन ज्यादा हो जाएगा। तो 90 और 120 में से अगर देखा जाए तो 90 पे जो रिपल्जन होगा वो क्या होगा, ज्यादा होगा। इसका मतलब जब भी रिपल्जन काउंट करना है तो किससे काउंट करोगे, 90 से काउंट। अगर रिपल्जन को काउंट करना है तो वो 90 से काउंट करोगे क्योंकि 90 पे रिपल्जन ज्यादा होगा। तो इसका मतलब यहाँ पर अगर मैं देखूं तो मैं एट 90 डिग्री काउंट कर रही हूं कि क्या रिपल्जन है। तो 90 डिग्री की अगर बात करें बच्चों, तो ये यहाँ पर इस पे लगा रहा होगा रिपल्जन और ये यहाँ पर इस पे रिपल्जन लगा रहा होगा। इसका मतलब यहाँ पर जो लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्जन है वो 2 आ रहा होगा। अगर बात करूं इसकी, तो ये इस तरीके का मॉलिक्यूलर 3 यहाँ पर क्या है, ये इसके बॉन्ड्स है। तो ये क्या कर रहा होगा, इससे रिपल्जन, फिर इससे रिपल्जन और फिर इससे रिपल्जन। मतलब यहाँ पर लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्जन कितना हो जाएगा, 3। इसको ऐसे समझो बच्चों, मान लो आपका ट्राइंगल बन रहा है, ठीक है, ये जो 3 बॉन्ड्स है आपके, मान लो वो क्या है, इस तरीके से एक ट्राइंगल में है और ये आपका क्या है, लोन पेयर है, ठीक है। यही है, नीचे वाले बॉन्ड को काउंट नहीं कर रही हूं मैं, नीचे भी ये है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, ये लोन पेयर है और ये 3 आपके जो यहाँ पर ये बॉन्ड पेयर दिख रहे हैं वही है। अब क्या होगा, ये जो लोन पेयर है एक बार इसके साथ रिपल्जन करेगा, एक बार इसके साथ रिपल्जन करेगा और एक बार इसके साथ रिपल्जन करेगा। इसका मतलब यहाँ पर जो लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्जन है वो 3 हो जाएंगे। वैसे ही अगर इस केस की बात करो तो इस केस को आप ऐसे देखो, यहाँ पर क्या है, ये 2 आपके ये है और ये रहा आपका लोन पेयर और ये रहा एक बॉन्ड, ठीक है। अब यहाँ पर 2 जो ये बॉन्ड है इसके साथ रिपल्जन करेगा, एक बार ऐसे और एक बार नीचे वाले के साथ। तो मतलब यहाँ पर लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्जन क्या है, सिर्फ क्या होगा बच्चों, 90 डिग्री का काउंट हो रहा है। अगर आप सोचो कि यार ये वाला इस पे रिपल्जन क्यों नहीं लगा रहा, अगर बच्चों के मन में ये क्वेश्चन आ जाए कि ये रिपल्जन इस पे क्यों नहीं लगा रहा, तो ये तीनों तो किस पे होते हैं, मैंने बताया था कल, 120 डिग्री पे होते हैं, और जो ये दोनों होते हैं 180 पे होते हैं, और ये आपस में लगा रहे होते हैं 90 डिग्री का एंगल। इसका मतलब अपन को किस पे काउंट करना है, सिर्फ 90 पे। तो इन तीनों का काउंट क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि ये तो 120 डिग्री पे है, तो 120 वाला तो अपन को काउंट ही नहीं करना है। हेंस अपन कौन सा काउंट कर रहे हैं, सिर्फ 90 वाला, और 90 वाले के अकॉर्डिंग ये वाला रिपल्जन लग सकता है। और अगर आपने ऊपर लगा दिया लोन पेयर को, तो एक बार इससे रिपल्जन और ये इससे रिपल्जन करेगा। इसका मतलब टोटल यहाँ पर 3 है और 2 है। तो अगर मैं पूछूं पोजीशन कौन सी सही है, तो ऑब्वियस सी बात है रिपल्जन तो अपन को मिनिमम चाहिए, एंड फॉर मिनिमम रिपल्जन, ये पूरी थ्योरी ही मिनिमम रिपल्जन पे बेस्ड है कि आपको रिपल्जन को मिनिमम करना है। अब कैसे मिनिमम करोगे वो भाई आपको देखना है। तो अपन ने देख लिया 2 और 3 में से जो 2 का रिपल्जन थोड़ा कम है, इसका मतलब जो स्ट्रक्चर है वो भी ये वाला वैलिड होगा। तो भाई यहाँ पर कोई भी पूछ ले कि अगर एक लोन पेयर को रखना है तो कहाँ रखोगे, तो आप कहाँ रखोगे भाई लोन पेयर को, इक्वेटोरियल पोजीशन पे। याद रखना है, एक्सियल पे क्यों नहीं रखते, क्योंकि एक्सियल लोन पेयर को कितना करता है, 3 तरह का रिपल्जन लगाता है और यहाँ पर सिर्फ 2 तरह का रिपल्जन लगता है। और अपन ने एक केस भी देखा था इसका, और उस केस में अपन ने देखा था कि जो अपना लोन पेयर है उसको अपन ने यहीं पर रखा था, और मैंने बताया था कि रीजन जो है वो मैं विस्पर में बताऊंगी, तो रीजन क्लियर हो गया। अब एक और चीज समझो, मान लो आपने यहाँ पर क्या करना है, 2 लोन पेयर आ गए, 2 लोन पेयर वाला केस आ गया भाई। अब क्या करना है, सेम वही टीबीपी ज्योमेट्री है, मगर जो लोन पेयर है वो 2 हो गए।
आइए बच्चों बात करते हैं, जब दो लोन पेयर का केस हो और दो लोन पेयर में भी अगर बच्चों अपन बात करें तो वही टीबीपी ज्योमेट्री में ही देख रहे हैं। अब क्या करना है, लोन पेयर दो आ गए, ठीक है, ये आती है आपकी टीबीपी ज्योमेट्री। अब आपको दो लोन पेयर को लगाना है, ठीक है। अब मान लो या तो एक केस होगा कि आप जो दोनों लोन पेयर है उनको क्या करो, इन दोनों पोजीशन पे लगा दो, एक इधर हो गया और एक इधर हो गया। एक और केस क्या आता है कि दोनों लोन पेयर को यहां लगा दो, दोनों को किस पे लगा दे, इक्वेटोरियल को, एक इक्वेटोरियल एक एक्सियल पे। और इसका एक और केस आ जाएगा बच्चों, और उस एक और केस में क्या होगा, आपने जो दोनों लोन पेयर है उसको कहां लगा दिया है, एक्सियल पे लगा दिया है। वैसे एक्सियल वाला केस तो अभी अपन ने देख लिया है कि एक्सियल पे क्यों नहीं होता, पर आइए भाई डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पर क्या देखेंगे, यहाँ पर दो लोन पेयर आ चुके हैं, मतलब लोन पेयर बॉन्ड पेयर तो देखना ही है, वो तो देखना ही है भाई, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर भी है तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर तो देखना ही है। साथ ही में एक और रिपल्जन देखना है जो कि लोन पेयर भी है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं इस केस की, तो इस केस में क्या लोन पेयर और लोन पेयर का रिपल्जन होगा क्या भाई, तो यहाँ पर देखो ये एक दूसरे से 90 पे है, इसका मतलब यहाँ पर लोन पेयर और लोन पेयर का रिपल्जन बिल्कुल होगा और रिपल्जन एक ही बार होगा, तो इसलिए अपन ने 1 लिख दिया, ठीक है, क्योंकि ये दोनों क्या है एक दूसरे से 90 पे है। और अपन ने देखा था कि जब भी अपन को रिपल्जन को काउंट करना है, क्योंकि एंगल कम पे काउंट करेंगे तभी तो पता चलेगा, तो 890 पे अपन काउंट करते हैं, 120 पे अपन क्या मानते हैं, कैंसल आउट वैसे भी हो जाता है वो, तो 0 ही मानते हैं। जब अभी आप प्लैनरिटी पढ़ोगे तो और कंसेप्ट समझ में आ जाएगा कि क्यों वहां पर 120 डिग्री पे अपन 0 मान रहे थे, कि 120 डिग्री पे तीनों है, रिपल्जन कुछ नहीं लगेगा, तीनों का इफेक्ट कैंसल आउट हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर एक रिपल्जन आ गया लोन पेयर का। अगर मैं बात करूं लोन पेयर बॉन्ड पेयर वाले रिपल्जन की, तो उसमें क्या होगा भाई, अगर लोन पेयर बॉन्ड पेयर वाला रिपल्जन देखोगे बच्चों, तो ये जो है ये लगा रहा होगा इस पे रिपल्जन, ठीक है, ये जो है आपका ये लगा रहा होगा इस पे रिपल्जन, फिर लगा रहा होगा इस पे रिपल्जन, और जो ये वाला है ये लगा रहा होगा इस पे रिपल्जन, यही रिपल्जन लगेंगे क्योंकि इसके पास क्या है दो बॉन्ड पेयर है, तो ये उन दोनों बॉन्ड पेयर पे रिपल्जन लगा रहा है। और जो ये आपका लोन पेयर है ये सिर्फ एक बॉन्ड पेयर पे रिपल्जन लगा रहा है। मतलब अगर टोटल यहाँ पर लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्जन की बात करो तो इसके 1, 2 और 3 लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्जन, ठीक है। आगे वाले केस की बात करते हैं। आगे में यहाँ पर आप देखोगे तो ये दोनों लोन पेयर और लोन पेयर रिपल्जन क्या होगा क्या भाई, तो मैंने क्या बोला था 120 डिग्री पे काउंट नहीं करते हैं। ये तीनों जो ऑर्बिटल्स होती हैं जो आपकी कैसी होती है ट्राइंगल शेप की, उनमें 120 डिग्री का एंगल होता है और 120 डिग्री पे अपन रिपल्जन काउंट नहीं करते हैं। मतलब यहाँ पर लोन पेयर रिपल्जन तो 0 हो चुका है। मतलब देख लो इससे तो अच्छा ही केस पढ़ रहे हैं अपन, लोन पेयर रिपल्जन को 0 कर दिया। अब बात करते हैं लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्जन की। तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्जन की अगर बात करें तो ये क्या करेगा, ये वाला लोन पेयर इस पे लगाएगा और ये वाला लोन पेयर इस पे लगाएगा। ये तो 120 पे तो इफेक्ट कैंसिल ही हो जाता है। मतलब सिर्फ यहाँ पर जो लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्जन होगा वो जब ये इस पे लगाएगा, ये इस पे लगाएगा, और जब ये वाला इस पे लगाएगा और ये वाला इस पे लगाएगा, क्योंकि दोनों इस तरीके से है बच्चों, ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर है। और मान लो यहाँ पर क्या है, ये आपका जो इस तरीके से मान लो ये ऐसे है, तो एक बार तो ये इस पे लगाएगा, ये इस पे लगाएगा, फिर ये इस वाले पे भी लगाएगा और ये इस वाले पे भी लगाएगा। इसका मतलब ये पहले इस पे लगा रहा है और इस पे भी लगा रहा है, और ये वाला भी पहले इस पे लगा रहा है और इस पे लगा रहा है। हेंस अगर यहाँ पर देखें लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्जन तो कितने हो जाएंगे भाई, 4 हो जाएंगे, क्योंकि दो लोन पेयर है वो दोनों ही दो बॉन्ड पेयर पर रिपल्जन लगाएंगे, तो दोनों का 2 केस और टोटल क्या आ गया, 4 आ गया भाई। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर इस वाले केस की, और इस वाले केस में अगर देखें तो ये जो आपका लोन पेयर है ये क्या करेगा, इन तीनों पे रिपल्जन लगाएगा बॉन्ड पेयर, 90 डिग्री तो इन तीनों पे लगाएगा और ये वाला भी इन तीनों पे लगाएगा। हेंस लोन पेयर बॉन्ड पेयर यहाँ पर 6 हो जाएंगे बच्चों, 6। और अगर आप यहाँ पर लोन पेयर की बात करें, दोनों 180 डिग्री पे है, दोनों का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है, मतलब ये भी 0 वाला केस हो जाएगा। अब भाई आइए ऐसा करते हैं, इसको एक बार समझते हैं इस केस को। मान लो यहाँ पर मैंने क्या करा है, ये वाला केस देखते हैं सबसे पहले। ठीक है, अब इस केस में मान लो ये आपका क्या है, यहाँ पर लोन पेयर है और एक लोन पेयर यहाँ पर है, ठीक है। इन दोनों में आपस में क्या हो रहा होगा, 90 डिग्री लग रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं भाई, सही है, दोनों आसपास है, 90 का एंगल ही है ये, तो 90 डिग्री लग रहा है। तो एक तो लोन पेयर रिपल्जन कितना हो गया, 1, तो अपन ने लिख दिया 1। अब बात करो अगर इसकी, तो ये सिर्फ इस पे लगा पाएगा,
लोन पेयर रिपल्जन इस पे लगा पाएगा। अगर इसकी बात करें तो ये क्या करेगा, इस पे भी लगाएगा और इस वाले पे भी लगाएगा। नीचे वाले से तो ये 180 डिग्री पे तो उस पे कोई रिपल्जन नहीं लगेगा, मगर ये दोनों एंगल से 90 डिग्री पे रिपल्जन लगेगा। हेंस आपने लोन पेयर बॉन्ड पेयर कितने बोल दिए, 3 बोल दिए। नेक्स्ट केस की बात करते हैं। नेक्स्ट में क्या है बच्चों, यहां पर आपका 2 लोन पेयर है ये, ठीक है, यही केस बन रहा है भाई, ठीक है, ये 3 आपके बॉन्ड पेयर है। अब क्या होगा, ये जो लोन पेयर है अगर इसको हटा भी दे, क्योंकि ये तो रिपल्जन लगाएगा ही नहीं, 120 डिग्री का एंगल है, तो ये वाला इस पे रिपल्जन लगाएगा और ये वाला इस पे रिपल्जन लगाएगा। अब ये वाला इस पे भी लगाएगा और ये वाला इस पे भी लगाएगा। इसका मतलब टोटल लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्जन कितने हो गए, 4, क्योंकि ये इधर भी लगाएगा, नीचे की तरफ भी लगाएगा, ये भी क्या करेगा, इधर भी लगाएगा और ऊपर वाले बॉन्ड पेयर से भी लगाएगा। इन टोटल रिपल्जन कितने हो गए, 4। अब बात करते हैं आपके नेक्स्ट केस की, जिसमें 2 लोन पेयर को आपने क्या करा है, 180 डिग्री पे रख रखा है और ये आपके ट्राइंगल है, ठीक है। मान लो ये आपका 180 डिग्री पे, 120 डिग्री पे तो ये 3 एंगल है और ये 180 डिग्री पे है, ठीक है। अब ये क्या करेगा, इससे 90 डिग्री पे लगाएगा रिपल्जन, इससे 90 डिग्री पे लगाएगा और साथ ही में इससे भी 90 डिग्री पे लगाएगा। अब नीचे वाला बोलेगा मैं भी तो लोन पेयर हूं और मेरे से भी ये 90 पे, तो ये भी इससे लगाएगा, ये भी इससे लगाएगा और ये भी इससे लगाएगा। मतलब टोटल यहाँ पर लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्जन कितने हो गए बच्चों, आपके पास 6 टोटल लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्जन हो चुके हैं। तो अगर केस की बात करें यहाँ पर कौन सा अच्छा केस है, तो अपन को सबसे पहले तो जो सबसे ज्यादा रिपल्जन लगता है वो लोन पेयर में लगता है, तो उन केस में 0 यहाँ पर देखना है। तो भाई ये 2 केस बचते हैं 0 वाले। तो अब 0 में से भी जो लोन पेयर बॉन्ड पेयर है वो कम लगना चाहिए, तो जो कम वाला केस है वो तो आपको एक ही दिख रहा है, ये वाला केस। हेंस जब भी लोन पेयर 2 होंगे तो अपन ये डायग्राम बनाएंगे। और अपन ने वहां पर जब टेबल बनाई थी तो मैंने बताया था लोन पेयर को आप हमेशा इक्वेटोरियल पोजीशन पे लिखोगे, और उसका रीजन आपको आज समझ में आ गया, क्योंकि इसमें लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्जन सिर्फ 4 का लग रहा है, जबकि नेक्स्ट केस में 6 का लग रहा है। और यहाँ तो ये तो महाशय अपने बहुत ही महान है, यहाँ पर तो लोन पे रिपल्जन भी लगने लग गया। तो आप यहाँ से एक बात कंक्लूड कर सकते हो कि 4 नोट पॉइंट करके लिख सकते हो। क्या पॉइंट है भाई, 4 ट्रायगोनल बाय पिरामिडल ज्योमेट्री ठीक है। कौन सी ज्योमेट्री होती है ये भाई, शॉर्ट में टीबीपी ज्योमेट्री। आप क्या बोल सकते हो, लोन पेयर शुड बी प्रेजेंट एट इक्वेटोरियल पोजीशन। मतलब अगर आप कोई सा भी केस देख रहे हो और उस केस में अपन ने देखा हर जगह इक्वेटोरियल पे स्टेबल है, मतलब आप इस ज्योमेट्री के लिए एक बात कर सकते हो कि लोन पेयर कभी भी आ जाए तो लोन पेयर शुड बी प्रेजेंट एट इक्वेटोरियल पोजीशन टू मिनिमाइज द रिपल्जन। और एक और इंपॉर्टेंट चीज है भाई, अपन रिपल्जन किस में देख रहे हैं, 90 डिग्री पे, तो लिख दो एट 90 डिग्री, क्योंकि 120 पे तो मैंने बताया है कि 120 एंगल ज्यादा है, तो ज्यादा एंगल पे तो क्यों देखेंगे भाई। अगर किसी चीजों को मैंने दूर दूर बिठा रखा है तो मुझे रिपल्जन की जरूरत ही नहीं है, मुझे पता है मैंने दूर बिठा रखा है, जब मैं पास बिठाऊंगी तभी तो देखूंगी रिपल्जन, तो इसीलिए 90 डिग्री पे देख रहे हैं। अब ऐसा करते हैं, तीनों जो एग्जाम्पल देखे हैं उनका एक एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। सबसे पहले तो अपन ने टीबीपी ज्योमेट्री को देखा जब लोन पेयर 0 है, ठीक है। तो लोन पेयर 0 का आपका केस हो जाएगा यहाँ पर PCl5 का, और PCl5 का आप कैसे बनाते हो, यहाँ पर कहीं पर भी रख दो यार, तीनों तो पांचों के Cl के हैं, कहीं पर भी रख दो, तो ये हो गया आपका PCl5। फिर अपन ने बच्चों यहाँ पर एक केस देखा और उस केस में क्या था, जब लोन पेयर आपका कितना आया है 1, 0 नहीं, अब क्या आ गया, लोन पेयर आपका 1 आ गया। तो अपन ने क्या लिखा है, कभी भी लोन पेयर आ जाए हमेशा इक्वेटोरियल पोजीशन पे ही जाना है। मतलब इक्वेटोरियल पोजीशन को अगर बनाना है तो कैसे बनाओगे भाई, यहाँ पर मान लो एग्जांपल ले लेते हैं SF4 का, ये आपका फ्लोरीन है, फ्लोरीन है, ये फ्लोरीन है, फ्लोरीन है। एक लोन पेयर, क्योंकि इसके 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं सल्फर के, 1 2 3 4 तो हो गए, मतलब एक लोन पेयर बन रहा होगा। और लोन पेयर को अभी मैंने बताया कौन सी पोजीशन पे रखोगे भाई, किस पे रखोगे, इक्वेटोरियल पे। तो ये हो गया आपका SF4 का केस। और लास्ट बच्चों आपका यहाँ पर बचता है जब लोन पेयर 2 होंगे,
अब अगर लोन पेयर 2 है तो क्या करना है भाई, अपन ने अभी लिखा है इक्वेटोरियल ही देखना है, उसके आगे नीचे पीछे कहीं नहीं जाना है, सिर्फ इक्वेटोरियल पोजीशन। तो इक्वेटोरियल पोजीशन के केस में मान लो ClF3 का जो एग्जांपल होता है, बड़ा ही सही एग्जांपल है। यहाँ पर फ्लोरीन और फ्लोरीन पता है अपन को एटम क्या होंगे, जो भी आपके बॉन्ड पेयर है वो हमेशा एक्सियल पे होंगे। अब यहाँ पर आपको 2 लोन पेयर लगाने हैं, दोनों को यहाँ लगा दोगे और एक फ्लोरीन यहाँ आ जाएगा। तो तीनों ही केस देख लिया अपन ने, जब TBP में लोन पेयर 0 हो, जब TBP में लोन पेयर 1 हो और जब TBP में लोन पेयर 2 हो। अगर लोन पेयर 3 आ जाएंगे तो तीनों को यहाँ रख दो भाई, फिर तो लीनियर स्ट्रक्चर बन गए, तब तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। ठीक है, तो ये बच्चों आपके टोटल केस होते हैं। अब यहाँ पर एक और चीज समझते हैं बच्चों, आइए बात करते हैं जो अपन ने ClF3 का केस देखा है। मान लो यहाँ पर क्वेश्चन पूछ लिया और आपको 3 डायग्राम बना के दे दे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग ClF3। ठीक है, और ClF3 का अभी अपन ने डायग्राम बना के भी देखा है। आइए भाई बात कर लेते हैं ClF3 की। तो अपन ने देखा था यहाँ पर एक फ्लोरीन और एक फ्लोरीन यहाँ पर था, और क्या करना है, लोन पेयर को लगाना है। तो ये 2 लोन पेयर इधर आ गए। अब मान लो एक और केस जो उसने दे दिया, उसमें ये फ्लोरीन है और यहाँ पर क्या है, एक लोन पेयर यहाँ पर है, एक फ्लोरीन यहाँ पर है, और जो एक आपका लोन पेयर है उसको इस तरफ लिख दिया और ये रहा फ्लोरीन। तीसरे केस में क्या करेंगे, इस फ्लोरीन को ऊपर कर देंगे, बस ये फ्लोरीन ऊपर और लोन पेयर नीचे, और एक लोन पेयर यहाँ पर और एक फ्लोरीन क्योंकि मान लो लोन पेयर रखना था तो ऊपर वाले फ्लोरीन को रिप्लेस कर दिया, या फिर नीचे वाले को भी तो कर सकता है, इसलिए मैंने तीनों केस बना दिए। तो ये हो गया आपका A, ये हो गया B और ये हो गया C, और D मान लो आपका क्या है, ऑल ऑफ दीज। अब पूछा है भाई आंसर दो, कौन सा सही है या कि सारे के सारे सही है। तो अभी पढ़ के आए हो, मैंने क्या बताया था, लोन पेयर ऐसे होते हैं, तो आप क्या कर दोगे, इसको राइट लगा दोगे और आपके मार्क्स भी कट जाएंगे। क्योंकि बच्चों मैंने सिर्फ ये बोला था कि लोन पेयर जो है वो इक्वेटोरियल पोजीशन पे होना चाहिए। ये तीनों ही इक्वेटोरियल है, तो तीनों में कैसे भी रखो, अरेंजमेंट कैसे भी करो, क्या फर्क पड़ता है। तीनों पोजीशंस फॉर ऑल 3 पोजीशन लोन पेयर इज एट इक्वेटोरियल पोजीशन। तीनों के लिए ही लोन पेयर इक्वेटोरियल पोजीशन है, और मैंने सिर्फ यही लिखा था, ये थोड़ी लिखा था कि दोनों को भाई साथ में लिखो या अलग अलग लिखो, सिर्फ लिखा था कि इक्वेटोरियल पे ही लोन पेयर्स होने चाहिए जो कंडीशन फुलफिल हो रही है, मतलब A B C तीनों ही सही है, और आंसर आपका क्या हो जाएगा, D। तो भाई एक तो ये कंफ्यूजन हो गया। अब यहाँ पर देखते हैं, जब बात होगी TBP ज्योमेट्री की, मगर आपके मन में क्वेश्चन आएगा, मैम एक केस और पढ़ा था जिसमें अपन ने लोन पेयर को प्लेस करा था और आपने बोला था लोन पेयर को प्लेस क्यों ऐसे करा है, वो वेस्पर में बताऊंगी, और वो है ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। कौन सी ज्योमेट्री है भाई, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। ऑक्टाहेड्रल के लिए अभी अपन लोन पेयर वाली बात सारी करके आ चुके हैं। ऑक्टाहेड्रल के लिए अगर देखें तो यहाँ पर मान लो x लिया है, और यहाँ पर क्या करना है, 4 अपन यहाँ पर एक स्क्वायर बनाते थे, और एक जो 2 बॉन्ड है वो उसको ऐसे ऊपर और नीचे, ऐसे आपके ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होती है, और इसको स्क्वायर बाय पिरामिडल भी बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर केस लेना है जब लोन पेयर क्या हो, 1 लोन पेयर हो। अब 1 लोन पेयर आते ही क्या होगा, एक लोन पेयर को आपको या तो इन चारों में से लगा सकते हो या यहाँ लगा सकते हो। अब यहाँ पर एक बात बताओ, अगर लोन पेयर ही लगाना है तो क्यों यहाँ पर ये 4 की जो है इनको बर्बाद कर रहे हो। यहाँ लगाओगे तो ये कितने सारे एंगल से लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्जन कर देगा, इससे भी, इससे भी, इससे भी, इससे भी, इससे भी और इससे भी, मतलब बहुत सारा लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्जन हो जाएगा। तो क्यों ना अपन इस केस को सिंपल ही रहने दे और जो एक लोन पेयर है उसको यहाँ ऊपर रख दे। तो वो क्या करेगा भाई, सिर्फ जो यहाँ पर लोन पेयर बॉन्ड पेयर का रिपल्जन है वो किधर होगा, सिर्फ इससे होगा या इससे होगा, बाकी किसी केस में नहीं होगा। ठीक है, यहाँ रखते 2 ही केस हो सकते थे, या तो आप यहाँ रखो या फिर जो एक केस था उसमें आप यहाँ रखो। और जब यहाँ रखोगे तो देखो भाई ये इससे भी कर सकता है, इससे भी कर सकता है, इससे भी कर सकता है, और एक ऊपर वाले से भी करेगा, मतलब ये तो आपका वर्स्ट केस हो जाएगा। तो इसको तो अपन को देखना ही नहीं है, देखते ही समझ गए अपन, अभी पढ़कर आए हैं लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्जन ज्यादा है, तो वो केस तो आपका वैसे ही आउट हो जाता है, तो ये तो सही केस होगा। अब दूसरे लोन पेयर के लिए देखो, जब 2 लोन पेयर की बात हो रही हो, जब लोन पेयर 2 हो जाए तो सिर्फ एक चीज याद रखना
रखनी है कि जो पहला लोन पेयर है उसी के ऑपोजिट में क्या जाएगा, दूसरा लोन पेयर। मतलब यहाँ पर सिर्फ एक ही चीज याद रखनी है कि जो लोन पेयर है वो कहाँ होना चाहिए भाई, यहाँ पर एक्सियल इक्वेटोरियल नहीं होता है। तो आप सिर्फ याद रखोगे कि लोन पेयर शुड बी एट 180 डिग्री। लोन पेयर यहाँ पर सिर्फ सिंपल सी चीज क्या लिख सकते हो कि लोन पेयर शुड बी प्रेजेंट एट 180 डिग्री एंगल, क्योंकि 90 पे तो अपन चेक ही नहीं करते, तो 180 डिग्री पे ही, सॉरी किस पे रखेंगे, 120 तो यहाँ पर होगा ही नहीं, या तो यहाँ पर 90 का केस है, यहाँ पर क्या है 180 का केस है, तो 90 पे अपन चेक करते हैं, मगर यहाँ पर 90 का अपन इसका जो ऑर्गेनाइजेशन है पूरा वो नहीं बिगाड़ेंगे, जो ऊपर और नीचे है सिर्फ इधर लगा सकते हैं। तो इसका मतलब लोन पेयर कहाँ होना चाहिए, 180 डिग्री पे होना चाहिए। तो अगर एक लोन पेयर तो उसको भी यहीं रखोगे, और दो लोन पेयर है तो ये तो 180 पे हो ही जाएगा, 90 वाले को डिस्टर्ब नहीं करना है यहाँ पर, ठीक है भाई। तो ये हो गया आपका लोन पेयर का केस। अब यहाँ पर एक और चीज देखो, अगर मैं ज्योमेट्री की बात करूं तो ये क्या हो जाएगी, इसको बोलते हो आप स्क्वायर बाय पिरामिडल, कोई दिक्कत नहीं है, यही बोलते हो, ठीक है। अगर मैं बात करूं बच्चों यहाँ पर इसकी, तो इसको आप क्या बोलते हो, क्योंकि एक लोन पेयर आ चुका है तो इसको बोलते हो स्क्वायर पिरामिडल, अगर मैं शेप की बात करूं तो, ठीक है। और अगर इसकी बात करूं तो यहाँ पर तो दो लोन पेयर है, काउंट ही नहीं करते लोन पेयर को तो शेप में, तो ये हो जाएगा स्क्वायर प्लानर, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मतलब यहाँ पे तीन केस पॉसिबल हैं, जब लोन पेयर 0 होगा तो स्क्वायर बाय पिरामिडल बोलेंगे, लोन पेयर 1 होगा तो वो स्क्वायर पिरामिडल हो जाएगा शेप, और जब लोन पेयर 2 है तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर प्लेनर हो जाएगा। तो आइए भाई इसके भी इसी तरीके से एग्जाम्पल देख लेते हैं। ऑक्टाहेड्रल के लिए अगर यहाँ पर देखें, मान लो जब क्या है लोन पेयर 0 हो, सबसे पहला केस क्या लेना है, जब लोन पेयर 0 है। तो लोन पेयर 0 में मैं एक चीज बोल सकती हूँ यहाँ पर कि अगर लोन पेयर 0 है तो क्या होगा, जो केस है जैसे आपका किसका होता है बच्चों, SF6 का, सल्फर क्या है 4 इधर आ जाएंगे और बाकी के 2 सल्फर यहाँ ऊपर और नीचे आ जाएंगे, और ये क्या बना लेंगे, ऑक्टाहेड्रल या फिर स्क्वायर बाय पिरामिडल ज्योमेट्री। पिरामिड बन जाता है ऊपर से और ये भी नीचे से, इसलिए बाय पिरामिडल ज्योमेट्री। फिर आपका यहाँ पर सेकंड केस आता है जब लोन पेयर आपका 1 हो जाता है, और लोन पेयर 1 होने पे मैंने क्या बोलना है, लोन पेयर हमेशा 180 डिग्री पे होना चाहिए। मतलब यहाँ पर केस हो जाएगा आपका BRF5 का, तो ये यहाँ पर 1 हो गया, ठीक है, बाकी के 2 यहाँ पर हो गए, ठीक है। तो ये BRF5 हो गया, और एक लोन पेयर बचता है जिसको अपन को किस पे रखना है, 180 डिग्री पे, ऊपर रखो नीचे रखो दोनों पोजीशन आइडेंटिकल है, इसके बारे में नहीं सोचना है। फिर आते हैं तीसरा केस जो कि है लोन पेयर जब 2 हो। अपन ने बोला था जब भी 2 लोन पेयर हो तो वो फर्स्ट जहां लोन पेयर है उसी के ऑपोजिट क्या करना है, यहाँ पर आपको दूसरा लोन पेयर रख देना है। इसका मतलब यहाँ पर हो जाएगा आपका XeF4 एग्जाम्पल। ये चारों के चारों जो फ्लोरीन है आराम से भाई स्क्वायर में बैठे हैं, बोलेंगे भाई स्क्वायर को डिस्टर्ब मत करो, स्क्वायर बन रहा है उसको डिस्टर्ब मत करो, और लोन पेयर को ऊपर और नीचे लगा दो 180 पे। तो ये हो गया आपके 3 एग्जाम्पल, एक SF6 का हो गया, एक BRF5 का हो गया, और एक किसका हो गया भाई, XeF4 का हो गया। अब अगर बच्चों एंगल की बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर मैं बोल सकती हूँ कि जो एंगल है वो क्या होगा, एक तो 90 का होता है इन चारों के बीच में, और एक जो होता है वो इनका 180 का होता है। तो ये एक एंगल जो होता है वो 180 का होता है, ठीक है। जैसे ही यहाँ पर आओगे इसके जो 90 वाले एंगल्स है वो कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ से क्या होगा बच्चों, जो एंगल है वो 90 से कम हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये अपन ने वहां पर भी पढ़ा था 90 से कम हो जाएगा। अगर मैं बात करूं इसमें तो क्या वो 90 से बहुत ज्यादा कम हो जाएगा या नहीं होगा, मतलब इसके 2 केसेस यहाँ पर बन सकते हैं, या तो जो थीटा है वो लेस देन 90 है, या फिर जो थीटा है वो 90 है। तो एक बात बताओ, अगर ऊपर और नीचे दोनों तरफ आपके लोन पेयर है तो क्या ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट नहीं करेंगे, तो बिल्कुल सही, 180 पे रिपल्जन यहाँ पर एक दूसरे का कैंसिल आउट हो जाएगा। और बच्चों कोई भी पूछ ले यहाँ पर कि ज्योमेट्री में एंगल लेस देन 90 है तो नहीं समझना है, क्योंकि जैसे आप लोन पेयर बढ़ा रहे थे आप रिपल्जन की वजह से एंगल को कम कर रहे थे, मगर इस केस में ऐसा नहीं होगा, रिपल्जन एक दूसरे का 180 डिग्री की वजह से कैंसिल आउट हो जाएगा, और जो आपके एंगल है वो सिर्फ ये वाले बच जाएंगे, और वो क्या हो जाएंगे,
चारों के चारों 90 डिग्री होंगे, 90 डिग्री से कम नहीं होंगे। इसमें जरूर 90 डिग्री से कम होंगे, मगर इधर क्या होंगे, इधर तो 90 और 180 है, मगर इधर कम नहीं होंगे क्योंकि एक दूसरे के इफेक्ट को यहाँ पर वो कैंसिल आउट कर देंगे। आइए भाई, एक आपका नीट का PYQ है, उसको सॉल्व कर लेते हैं। नीट PYQ, ठीक है, आपको यहाँ पर XZF4 की ज्योमेट्री बतानी है। तो इसका क्वेश्चन हो जाएगा, ज्योमेट्री Which of the following electron geometry is correct for XZF4? अभी देख लिया XZF4 का डायग्राम, बस इसके लिए इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री बतानी है। A, B, C और D। A में क्या है, स्क्वायर प्लेनर। नेक्स्ट है आपका स्क्वायर पिरामिडल। एक है आपका बच्चों टेट्राहेड्रल, और एक क्या है, ओक्टाहेड्रल। ठीक है, तो अभी मैंने आपको बताया है XZF4 में जो 4 फ्लोरीन हैं वो बढ़िया स्क्वायर में बैठे हुए होते हैं। वो बोलते हैं हमारे को डिस्टर्ब नहीं करने का, और अगर आना ही है तो ऊपर नीचे आ जाओ भाई, और ये ऊपर नीचे आपके जो लोन पेयर है वो आ जाते हैं। अभी मैंने बताया था कि XZF4 का केस ये होता है। अब यहाँ पर आपको क्या बतानी है, इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री। तो भाई अभी अपन ने पढ़ा है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री, यहाँ पर देखा था क्या शेप आ जाएगी, स्क्वायर प्लेनर। तो क्या इसका आंसर स्क्वायर प्लेनर टिक कर दोगे? बिल्कुल सही, बहुत सारे बच्चे हैं जो स्क्वायर प्लेनर करके आ जाएंगे और वहीं पर क्या है, मार्क्स कट जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर बहुत अच्छे से लिख रखा है इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री। और मैंने बताया था इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री जो होती है वो हमेशा सेम रहती हैं, वो इफेक्ट नहीं होता उसका किसी भी लोन पेयर के आने से। यहाँ पर क्या होता है, मैंने लिखा भी था, नो लोन पेयर इज काउंटेड। यहाँ पर कोई लोन पेयर को काउंट नहीं करेंगे, मतलब इसकी इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री तो ऑक्टाहेड्रल ही रहेगी। जब वो बात करेंगे शेप की, तो शेप में आप लिख सकते हो, अगर शेप पूछा होता है इस क्वेश्चन में तो आप बिल्कुल लिखते स्क्वायर प्लेनर, क्योंकि यहाँ पर फिर आप क्या करते हो, लोन पेयर को काउंट करते हो, लोन पेयर काउंटेड। तो इस केस में लोन पेयर को काउंट करते हो, और लोन पेयर के काउंट होने की वजह से जो आपकी शेप है वो स्क्वायर प्लेनर होती है। मगर यहाँ पर क्लियरली पूछा था इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री, तो उससे आपका आंसर क्या आ जाता, डी। तो कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है, ये आते ही पता है आप समझोगे तो स्क्वायर प्लेनर था, स्क्वायर प्लेनर पर टिक कर जाओगे, नहीं, इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री पूछा है या शेप पूछा है, इस चीज को हाईलाइट करना है। कभी भी ऐसा क्वेश्चन हो, हाईलाइट करना कि इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री पूछी गई है या शेप पूछी गई है, तो आपका जो डाउट है वो आपके माइंड में ही क्लियर हो जाएगा और इस तरह की कोई गलती भी नहीं होगी। ठीक है, तो आइए बच्चों यहाँ पर देखते हैं, अब वही विस्पर के कुछ पॉइंट्स लिख रखे हैं जो अभी अपन ने डिस्कस करें कि जो लोन पेयर है वो क्या है, इट placed at a position where it can be exert minimum repulsion। मैं तो बोल ही रही हूँ, इस थ्योरी को ही बोलते हैं मिनिमम रिपल्जन, मतलब आपको रिपल्जन को मिनिमम करना है। तो बस वही चीज लिख रखी है कि लोन पेयर जो है वो मिनिमम रिपल्जन पे होने चाहिए। और यहाँ पर क्या लिख रखा है कि जो बॉन्ड एंगल है वो क्या होगा, इनवर्स होगा नंबर ऑफ लोन पेयर के। तो देखो जैसे जैसे यहाँ पर देखोगे लोन पेयर क्या है, 0, तो एंगल आपका अच्छा खासा जो टेट्राहेड्रल का होता है, टेट्राहेड्रल में क्या होता है 109 डिग्री 28 मिनट्स या 5 मिनट भी बोलते हैं, तो ये हो गया। जैसे ही यहाँ पर लोन पेयर आ जाएगा एक, एंगल 107 हो गया। यहाँ पर देख लो भाई लोन पेयर आ जाएंगे 2, तो एंगल और कम हो गया और 104.5 हो गया। तो देखो लोन पेयर का जो इफेक्ट है वो बॉन्ड एंगल पे पड़ता है। मैंने बताया था ऑक्सीजन के केस में जो 2 लोन पेयर है ये क्या करेंगे, इसका जो बॉन्ड है उसको धीरे धीरे करके धक्का देंगे, और धक्का देने से ये जो ऐसा बॉन्ड था वो ऐसे ऐसे आ जाएगा, इसका मतलब बॉन्ड पेयर डिक्रीज हो जाएगा, सॉरी बॉन्ड एंगल डिक्रीज हो जाएगा। अब यहाँ पर बच्चों सिर्फ क्या सिंगल बॉन्ड की बात होगी, तो नहीं भाई, डबल बॉन्ड की भी बात होगी। तो एक केस आता है जब आपके पास डबल बॉन्ड है और एक लोन पेयर है। ठीक है, ऐसा करते हैं, इसको ऐसे ही लिखते हैं, डबल बॉन्ड लोन पेयर में से किसका रिपल्जन होगा भाई ज्यादा। और एक केस में बात करते हैं बच्चों डबल बॉन्ड, ठीक है, अगर दोनों डबल बॉन्ड है तब किसका भाई रिपल्जन का केस, या फिर अगर देखें अपन किस में ज्यादा होगा। और एक और केस जो आएगा वो आएगा डबल बॉन्ड और किसका भाई, एक और इलेक्ट्रॉन पढ़ा था अपन ने, क्या बोलते हैं, ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल पढ़ा ही है। ऑड इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं,
ये भी पढ़ा था। फ्री रेडिकल्स जिन्हें बोलते हैं जीओसी में डिस्कस करके आए थे। जब डबल बॉन्ड हो और एक लोन पेयर हो, जब डबल बॉन्ड हो और डबल बॉन्ड हो, और जब डबल बॉन्ड हो और साथ ही में एक और इलेक्ट्रॉन हो, तो किस तरीके से यहाँ पर इनका ऑर्डर आता है। और इसको समझने के लिए रिपल्जन की ही बात कर रहे हैं विस्पर में, तो रिपल्जन को समझने के लिए अपन को समझना पड़ेगा ओड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल। तो आइए भाई देखते हैं यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ओड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल। ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन कैसा होता है बच्चों? इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द साइड एटम इज मोर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। मतलब यहाँ पर मान लो एग्जाम्पल ले लेते हैं 3-4। यहाँ पर मान लो मैंने एग्जाम्पल ले लिया NO2 का। देखा था अपन ने 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 में से 3 ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड कर लेता है और एक लोन पेयर होता है। एक आप केस की बात करो ClO3 के केस की, ठीक है, 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और यहाँ पर एक ये लोन पेयर आ जाए, सॉरी लोन पेयर नहीं, लोन पेयर बना देगा मैंने दोनों में, बॉन्ड पेयर आएगा भाई। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक सिंगल जो होता है आपका ओड इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर भी एक सिंगल ओड इलेक्ट्रॉन है। और अगर अपन बात करें बच्चों इस केस की, एक और केस क्या होता है आपका CF3 का केस, तो इसमें भी जो आता है वो एक क्या आता है आपका ओड इलेक्ट्रॉन आता है, क्योंकि कार्बन के 4 बॉन्ड है, 4 में से 3 के साथ बॉन्डिंग कर ली तो एक बचा। यहाँ पर भी क्या होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6 हो गए तो सिर्फ एक बचा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी उसने 3 इलेक्ट्रॉन्स को यूज कर लिया है, तो कितना बचा, एक ओड इलेक्ट्रॉन बचा, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ होगा, एक और बॉन्ड होगा प्लस माइनस से जिससे आपने कोऑर्डिनेट बनाया होगा, तो इसीलिए यहाँ पर एक और इलेक्ट्रॉन बचा। यहाँ पर क्या है बच्चों, कोऑर्डिनेट बॉन्ड को बनाने के लिए मैंने बताया था कि जब ये लोन पेयर को आपने दे देता है तो उससे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। मतलब यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स यूज हो गए, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स यूज हो गए, तो इसके पास तो 5 ही होते टोटल, तो एक तो और इलेक्ट्रॉन ही बचेगा, तो एक और इलेक्ट्रॉन इधर आ गया। अब इन केस में देखो, इन केस में क्या है, सबकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो ज्यादा है। ये जो होते हैं आपके साइड वाले, इनको बोलते हैं साइड एटम, और जो ये जिसको मैंने ऊपर लिख रखा है ना, इसको बोलते हैं सेंट्रल एटम, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो किसकी ज्यादा है, साइड एटम की, तो बिल्कुल सही है। नाइट्रोजन में अपन ने पढ़ा था यहाँ पर फोन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन होता है, मतलब यहाँ पर ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है और ये इलेक्ट्रॉन्स को इस तरीके से खींच रहा होगा। ये क्या कर रहा होगा बच्चों, जो इलेक्ट्रॉन्स है उसको इस तरीके से खींच रहा होगा ऑक्सीजन की तरफ, और इस नाइट्रोजन पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आ रहा होगा। जितना ज्यादा ये खींचेगा उस पर उतना ज्यादा डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होगा, क्योंकि ये 2 से खींच रहा है, ये 1 से खींच रहा है, तो मैंने टोटल यहाँ पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज लिख दिए। ऐसे इसमें देखोगे यहाँ पर ये क्या कर रहा है, ऑक्सीजन है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है क्लोरीन से, और यहाँ पर भी ये खींच रहा होगा, और ये खींचेगा तो इस पे तो नेगेटिव आ जाएगा, और इस पे क्या होगा, इधर भी नेगेटिव है भाई, और इसमें क्या होगा, पॉजिटिव आएगा इन तीनों ऑक्सीजन का। तो देखो भाई पॉजिटिव चार्ज आ गया। यहाँ पर भी सेम है, फ्लोरीन ज्यादा खींच रहा होगा और इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब एक बात बताओ, ये जो ऑड इलेक्ट्रॉन है ये हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट ही नहीं लेता, मगर यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया। पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो वो अट्रैक्शन बढ़ेगा, और अट्रैक्शन बढ़ेगा तो ये क्या करेगा, उस जो ऑड इलेक्ट्रॉन है उसको खींचेगा, और इसको ये खींचता है और खींचकर हाइब्रिडाइजेशन में ले लेता है बच्चों। तो यहाँ पर आप एक चीज लिख सकते हो, जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है, क्या हो रहा है, अट्रैक्शन ऑफ odd electron to nucleus increases, और उसकी वजह से क्या होगा, वो पास में आ जाएगा। हालांकि ये जो होते हैं आपके ओड इलेक्ट्रॉन ये बहुत हाई एनर्जी पे होते हैं, तो पास में आ गया, तो पास में आने के बाद तो मैंने बताया था हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स और हैविंग लेस एनर्जी डिफरेंस। दोनों में एनर्जी डिफरेंस कम हुआ तो फिर क्या हो जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट लेने लग जाएंगे। मतलब यहाँ पर अगर आप हाइब्रिडाइजेशन देखोगे इन तीनों ही केस में, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा भाई, अगर बात करें यहाँ की, एक सिग्मा और एक यहाँ पर, ये भी हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट लेगा, तो ये एज लोन पेयर ही काउंट करोगे, तो इसका मतलब यहाँ से हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा sp2। अगर इसकी बात करोगे, एक सिग्मा, इसको लोन पेयर की तरह काउंट करोगे, मतलब ये हो जाएगा sp3। ठीक है, यहाँ पर भी सेम है, 3 सिग्मा है और एक लोन पेयर है, तो ये भी हो जाएगा sp3। मतलब यहाँ पर ओड इलेक्ट्रॉन भी क्या करते हैं, एज लोन पेयर बिहेव करने लग जाते हैं, अगर साइड एटम जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो आइए भाई एक ऐसा भी केस की बात कर लेते हैं जिसमें साइड एटम इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है। मान लो मैंने यहाँ पर ये CH3 वाला केस ले लिया,
ठीक है। अब इसमें देखो, इसमें जो साइड एटम है वो हाइड्रोजन है, इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो 2.5 होती है, इसकी 2.1 होती है, मतलब यहाँ पर कार्बन ही खींच रहा होगा और इसमें पार्शियल नेगेटिव होगा। पार्शियल नेगेटिव है मतलब यहाँ पर जो ये ओड इलेक्ट्रॉन है ये क्या होगा, एट वेरी हाई एनर्जी, बहुत हाई एनर्जी पे होगा, और उस हाई एनर्जी पे होने की वजह से क्या होगा, डज नॉट इन्वॉल्व इन हाइब्रिडाइजेशन, डज नॉट, फिर ये हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं हो पाएगा। और यहां पर अगर कोई पूछे आपसे, मान लो क्वेश्चन आ गया कि डिस्क्राइब द, क्या आ गया, डिस्क्राइब नहीं, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल द ऑड इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट, तो ऑड इलेक्ट्रॉन किसमें प्रेजेंट है यहाँ पर, तो याद रखना p ऑर्बिटल में, sp2 नहीं लिखना है, हाइब्रिडाइजेशन तब होता है, s और p कब मिलते हैं, जब हाइब्रिड बनता है। यहाँ पर मैंने बताया बहुत हाई एनर्जी है, हाई एनर्जी का मतलब है इट विल स्टे इन प्योर p ऑर्बिटल, प्योर p ऑर्बिटल में ये रहेगा, और जिसकी वजह से हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट नहीं करेगा। तो कोई भी आपसे पूछ ले, मान लो ये कार्बन है, ये H है, ये ओड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होगा p ऑर्बिटल के अंदर, तो इसका जो सही डायग्राम बनेगा वो ऐसे बनेगा, और जो ऑड इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ है, p ऑर्बिटल के अंदर है। इसका मतलब अपन बच्चों देखे जाए तो यहाँ पर क्या हो रहा है, सिर्फ एक ही चीज हो रही है कि जितने भी ओड इलेक्ट्रॉन हैं उसमें अगर साइड एटम ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो एनर्जी का डिफरेंस कम हो जाता है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज जो है सेंट्रल एटम पे बढ़ जाता है, और यहाँ से एनर्जी का डिफरेंस कम होने से ये हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट ले लेते हैं। और इसको अब अपन एज लोन पेयर काउंट करेंगे तो 2 सिग्मा है प्लस एक लोन पेयर है sp2, 3 सिग्मा है एक लोन पेयर sp3, और यहाँ पर भी 3 सिग्मा है एक लोन पेयर है तो sp3। अब यहाँ पर एक और चीज देखो जो आप नोट डाल के लिख सकते हो, वो क्या है भाई, odd electron is generally present, कहाँ प्रेजेंट होता है, मैंने अभी बताया था बहुत हाई एनर्जी पे होता है, जनरली प्रेजेंट एट वेरी हाई एनर्जी, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन है भाई तो हाई एनर्जी पे प्रेजेंट होगा, बट एंड क्या लिख सकते हो, डज नॉट इन्वॉल्व इन हाइब्रिडाइजेशन। अब हाई एनर्जी तो मैंने हाइब्रिडाइजेशन के लिए कंडीशन बताई थी कि हाइब्रिडाइजेशन कब हो सकता है, जब एनर्जी लेस डिफरेंस हो, तो इट डज नॉट इन्वॉल्व इन हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो ये सिंपल केस है वो तो ये वाला है, मगर मान लो आपने क्या कर दिया, यहाँ पर यहाँ लगा दिया है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का तड़का, मतलब जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो किसकी है, साइड एटम की ज्यादा है। तो इफ electronegativity of side atom is more than central atom, ज्यादा है अगर सेंट्रल एटम से, तो then central atom will develop, सेंट्रल को मैं CA से लिख रही हूं, इसको ऐसे से लिखूंगी, और ये क्या है आपका सेंट्रल एटम, ठीक है। तो then central atom will develop partial positive charge, और पॉजिटिव चार्ज आने से क्या आया था, मैंने बताया था जो ओड इलेक्ट्रॉन है वो अट्रैक्ट होकर क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी उसकी जो ऑर्बिटल्स हैं, और कॉन्ट्रैक्शन से क्या होगा, इट विल टेक पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन। तो भाई फिर वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट ले लेगा, क्योंकि एनर्जी क्या है, कम हो जाएगी, और एनर्जी कम क्यों हुई, क्योंकि पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया, मतलब अट्रैक्शन बढ़ गया, पॉजिटिव चार्ज आने से क्या हुआ है, अट्रैक्शन इंक्रीजेस, और अट्रैक्शन इंक्रीज होने की वजह से ही वहां पर क्या हुआ है भाई, इट विल टेक पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन। तो ये 2 पॉइंट याद रखना जब भी अपन बात कर रहे हैं ऑड इलेक्ट्रॉन के लिए। तो बच्चों यहाँ तक अपन को ऑड इलेक्ट्रॉन समझ में आ गया। तो जो अपन यहाँ पर कर रहे थे भाई, रिपल्जन देख रहे थे डबल बॉन्ड में और इसमें, तो ये जो रिपल्जन है ये इस तरीके से चला जाएगा, सबसे ज्यादा होगा डबल बॉन्ड लोन पेयर का, क्योंकि उसमें रिपल्जन क्या हो जाएगा, रिपल्जन वहां पर ज्यादा हो जाएगा। और अगर रिपल्जन की बात करें डबल बॉन्ड में तो उससे ज्यादा, और अभी मैंने बताया था डबल बॉन्ड और ऑड इलेक्ट्रॉन में क्या हो जाएगा, सबसे कम। इसका एक बहुत ही बढ़िया एग्जांपल है, आइए डिस्कस करते हैं। एग्जांपल में मैं लेती हूँ NO2, फिर लूंगी NO2 प्लस, फिर लूंगी NO2 माइनस, और एक क्या लूंगी NO3 माइनस।
ठीक है। इनमें से अपन आधे से ज्यादा केस के जो डायग्राम्स है विद रेजोनेंस डिस्कस कर चुके हैं जब अपन क्या पढ़ रहे थे भाई, जब मैं आपको लुईस डॉट स्ट्रक्चर पढ़ा रही थी। तो अगर मैं सबसे पहले NO2 की बात करूं तो NO2 मैंने अभी देखा है कैसे वाला स्पीशीज था, ओड इलेक्ट्रॉन था, बताया था भाई, अभी तो केस डिस्कस करा है इसका। यहाँ पर ओड इलेक्ट्रॉन होता है, डबल बॉन्ड होता है, और यहाँ पर क्या होता है, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। तो अगर इसकी बात करें तो इसका जब रेजोनेंस ड्रॉ करोगे तो मैंने बताया था ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड हटा के प्लस लग जाता है, माइनस लग जाता है, और ये ऐसे शिफ्ट होकर यहाँ पर मैं डायरेक्टली इसकी रेजोनेंस हाइब्रिड अगर बनाऊं तो ये एक ऑड इलेक्ट्रॉन है और ये यहाँ पर आपका डबल बॉन्ड कैरेक्टर होगा पार्शियल, क्योंकि दोनों पे शिफ्ट हो सकता है माइनस चार्ज, तो ये पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होगा। तो अगर इस केस की बात करें तो ये कैसा केस है जिसमें ओड इलेक्ट्रॉन और डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है, ओड इलेक्ट्रॉन है, और अभी मैंने बताया ये लीस्ट पे आ रहा है, मतलब यहाँ पर जो रिपल्जन है वो क्या है, कम है। और अगर रिपल्जन कम है तो ये जो एंगल 120 का था वो रिपल्जन कम होने की वजह से ऐसे था और थोड़ा और बढ़ जाएगा, क्योंकि रिपल्जन कम है तो वो एक्सटेंड हो सकता है। इसका मतलब इसका 120 नॉर्मली रहता है, पर इसका क्योंकि रिपल्जन कम है तो ये 120 से ज्यादा होगा, और 120 से ज्यादा बच्चों यहाँ पर होगा। मतलब मान लो 120 से ज्यादा कोई भी वैल्यू दे रखी है, फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया 130, तो इसका 134 या 130 कुछ भी हो जाएगा, ठीक है। मान लो मैंने यहाँ लिख दिया 130, तो ये 130 मतलब क्या मतलब है, सिर्फ 120 से ज्यादा होगा। नॉर्मली जो आपका NO2 होता है वो क्या होता है, 120 डिग्री के एंगल पे होता है, पर यहाँ पर एंगल इंक्रीज हो जाएगा बिकॉज ऑफ ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल। अब बात करते हैं NO2 प्लस की। NO2 प्लस में क्या है, नाइट्रोजन में यहाँ पर क्या होता है, ऑक्सीजन होता है, और यहाँ पर ये दो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड लगाते हैं जिसकी वजह से एक पॉजिटिव चार्ज आता है। पॉजिटिव चार्ज का मतलब है sp हाइब्रिडाइजेशन, डबल बॉन्ड में बताया था, और sp हाइब्रिडाइजेशन में एंगल पता है कितना होता है, 180 डिग्री, मतलब यहाँ पर जो एंगल आएगा वो आ जाएगा 180 डिग्री। अब अगर मैं बात करूं NO2 माइनस की, तो NO2 माइनस वाला केस है जब लोन पेयर होगा, तो ये नाइट्रोजन है, ये मान लो आपके ऑक्सीजन है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन है, और यहाँ पर तो ऑड इलेक्ट्रॉन था, उसकी जगह क्या है, लोन पेयर है। अब एक बात बताओ, अभी मैंने बताया है कि जो डबल बॉन्ड और लोन पेयर होता है इसका रिपल्जन बहुत ज्यादा है, मतलब ये यहाँ से रिपल्जन लगा लगा के बेचारे को इतना परेशान कर देगा, इतना परेशान कर देगा रिपल्जन को लगा लगा कर कि यहाँ पर जो बॉन्ड एंगल है वो कम हो जाएगा। मतलब बॉन्ड एंगल यहाँ पर 120 से कम होगा, मतलब मान लो कुछ यहाँ पर आ रहा होगा, अगर इसका हाइब्रिड भी ड्रॉ करें तो हाइब्रिड भी सेम बनेगा, यहाँ पर पार्शियल डबल बॉन्ड और यहाँ पर लोन पेयर, तो लोन पेयर का रिपल्जन तो बहुत बढ़िया लग रहा होगा, 120 से कम आएगा। मान लो मैं बोल दूं यहाँ पर 115 आ जाए तो भाई सही है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, एंगल 115, ठीक है। अब अगर बात करें NO3 माइनस की, तो NO3 माइनस के लिए मैं जो डायग्राम है वो यहाँ ड्रॉ कर देती हूँ। NO3 माइनस का केस देखो भाई, NO3 माइनस में क्या है, 3 ऑक्सीजन है, और मैंने आपको बताया था तीनों ऑक्सीजन में इसका डायरेक्ट रेजोनेंस हाइब्रिड ड्रॉ कर रही हूं मैं, 2 पे माइनस होता है ना, तो इसका मतलब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो डबल बॉन्ड कैरेक्टर हैं वो तीनों पे इस तरीके से डिस्पर्स होंगे, और 2 नेगेटिव है 3 पे हैं तो -2/3 होगा। और अगर इस केस की बात करें तो ये पूरे तीनों के तीनों बॉन्ड पेयर हैं, मतलब इसका जो एंगल है कोई लोन पेयर वाला नहीं है, हेंस क्या होगा, 120 डिग्री आएगा एग्जैक्ट। तो NO3 माइनस जो होता है आपका एग्जैक्ट क्या आ जाता है, 120 डिग्री। अब यहाँ पर क्या समझे, जब भी आपका कोई लोन पेयर नहीं आ रहा था तो जो एंगल है वो 120 डिग्री ही रहा, जब लोन पेयर आया तो लोन पेयर वाला केस आपका ये हो गया NO2 माइनस वाला, और उस केस में क्या हुआ, एक लोन पेयर के आने से रिपल्जन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, और रिपल्जन बढ़ने से जो एंगल है वो कम हो जाएगा। ये रिपल्जन लगाएंगे, रिपल्जन लगाने से एंगल को ऐसे कर देंगे और एंगल कम हो जाएगा। जब ऑड इलेक्ट्रॉन की बात करें तो ऑड इलेक्ट्रॉन डबल बॉन्ड का रिपल्जन बहुत ज्यादा कम है, और बहुत ज्यादा कम होने से क्या होगा बच्चों, अगर एंगल बहुत ज्यादा कम है तो एंगल थोड़ा सा क्या होता है, एक्सपैंड हो जाता है, और वो 120 से ज्यादा आ जाता है, 130 आ गया। और NO2 प्लस वाले केस में तो कोई बात ही नहीं, वो तो SP वाला केस है, तो SP वाले केस में तो भाई नॉर्मल सी बात है, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा आपका, SP होगा और एंगल 180 डिग्री आएगा। और अगर अपन बात करें NO3 माइनस की, तो यहाँ पर सिर्फ देखो तो सिर्फ डबल बॉन्ड की बात हो रही है, और अभी अपन ने देखा है डबल बॉन्ड का जो कैरेक्टर होता है वो मीडियम पे है, और मीडियम पे है इसका मतलब यहाँ पर कोई तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी, और एंगल जो है वो 120 डिग्री ही रहेगा। तो जब भी डबल बॉन्ड की बात हो तो याद रखना डबल बॉन्ड लोन पेयर का ज्यादा है,
फिर किसका है, फिर बच्चों आपका है डबल बॉन्ड का, और लास्ट में सबसे कम जिसका होगा वो है डबल बॉन्ड और इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, तो बच्चों इसके बाद अपन समझते हैं यहाँ पर जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज बॉन्ड एंगल। ठीक है, बॉन्ड एंगल में क्या होता है बच्चों, बॉन्ड एंगल में अगर आप देखो तो जो एंगल होता है वो क्या होता है, बिटवीन टू बॉन्ड्स होता है, एंगल बिटवीन टू बॉन्ड्स, एनी टू एडजेसेंट बॉन्ड को बॉन्ड एंगल बोलते हैं। बच्चों यहाँ पर आप लिख सकते हो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, जो बॉन्ड एंगल होता है ना आपका, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। अब सेंट्रल का मतलब जो ये यहाँ पर होगा, और ये जो सारे हैं वो क्या है, साइड एटम है। तो ये सेंट्रल है, अभी बता चुकी हूं, और ये सारे क्या है, साइड एटम है। तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के जो बॉन्ड एंगल है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। देख लो भाई, मगर मान लो ऐसा हुआ कि साइड एटम इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया, इलेक्ट्रोनेगेटिव, तब क्या करना है, तो जो बॉन्ड एंगल है वो क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ साइड एटम। तब जाकर क्या होगा, वो साइड एटम के इनवर्स प्रोपोर्शनल होगा। तो इन दो चीजों को ध्यान रखना है और फिर ही क्वेश्चंस को करना है अगर बॉन्ड एंगल के कोई क्वेश्चन आ रहे हैं तो आइए बच्चों अब इसके कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं। ये देख लिया अपन ने कि बॉन्ड एंगल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सेंट्रल एटम के और बॉन्ड एंगल इनवर्सली प्रोपोर्शनल है साइड एटम के। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं, मान लो मैंने एग्जाम्पल ले लिया OH का, OH2, और यहाँ पर एग्जाम्पल ले लिया SH2 वाला। अब आपको पता है यहाँ पर क्या है, इसमें यहाँ पर लोन पेयर है और इसमें भी लोन पेयर है, मगर यहाँ पर क्या देखना है, बॉन्ड एंगल देखना है। और बॉन्ड एंगल के लिए मैंने सिंपल सी बात बताई है, सेंट्रल एटम को सबसे पहले देखो, सेंट्रल एटम है S और सेंट्रल एटम है सल्फर। सबको पता है यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो डाउन द ग्रुप जाने पर डिक्रीज होती है, इसका मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की ज्यादा है, और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेंट्रल एटम की ज्यादा है तो बॉन्ड एंगल उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब बॉन्ड एंगल भी अगर मैं इसको x मान लूं, अगर मान लो मैंने इसको मान लिया x, इसको मान लिया y, तो अगर x और y में से देखूं तो x ज्यादा होगा y से, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम ज्यादा है। रीजन क्या लिखोगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम इज मोर। ठीक है, मान लो इसी का ऑपोजिट मैंने एक और एग्जांपल दे दिया आपको, और इस एग्जांपल में मैंने अब क्या करा, यहाँ पर आपका OH ही है और यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, OF2 लिख दिया। अब क्या करना है भाई, लोन पेयर तो दोनों ही केस में है, उसकी तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब अगर देखोगे तो जो सेंट्रल एटम है ऑक्सीजन है, इधर भी सेंट्रल एटम सेम है, मतलब सेंट्रल एटम यहाँ पर सेम हो गया। तो अब किस पे जाना है, साइड एटम पे। साइड एटम में यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर फ्लोरीन है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींच रहा होगा और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ साइड एटम यहाँ पर ज्यादा है। अभी मैंने बताया है क्या इनवर्स रिलेशन होता है साइड एटम का, इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, जो एंगल है वो कम हो जाएगा। क्यों होगा एंगल का, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ साइड एटम ज्यादा है। हेंस अगर मैं यहाँ पर देखूं कि ये x है और ये y है, तो x और y में से क्या हो जाएगा, x अगेन ज्यादा हो जाएगा। और रीजन क्या है, क्योंकि एंगल कम हो गया है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द साइड एटम बढ़ने से। भाई एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पर, मान लो मैंने यहाँ पर एक और एग्जाम्पल ले लिया, एक में आपका ले लिया ClF3, ठीक है, यहाँ पर दो लोन पेयर होंगे, और एक मैंने ले लिया ClBr3, ये Br और Br। अब क्या होगा भाई, यहाँ पर भी लोन पेयर है। सबसे पहले क्या देखना है, बॉन्ड एंगल में कुछ नहीं देखना, कोई लोन पेयर कुछ नहीं देखना, सबसे पहले देखना है सेंट्रल एटम। क्लोरीन है और भाई यहाँ पर BrF3 लेना है मुझे, मतलब Br यहाँ पर सेंट्रल पे होगा और ये F और ये F होगा। मतलब यहाँ पर सेंट्रल एटम देखना है, एक क्लोरीन है एक ब्रोमीन है। अपन को पता है डाउन द ग्रुप जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, ये वाला इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है और ये वाला इलेक्ट्रोनेगेटिव कम है। और यहाँ पर डायरेक्टली सेंट्रल एटम डिफरेंट आने से डायरेक्टली यहाँ पर बॉन्ड एंगल इनसे इन्फ्लुएंस होगा, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर इसकी ज्यादा है तो अगर यहाँ पर मैं x और y ले लूं, मान लो ये वाला एंगल आपका x है, ये वाला एंगल y है, तो यहाँ पर भी x ज्यादा हो जाएगा y से, क्योंकि सेंट्रल एटम क्या है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ऐसे ही आपके जितने भी पीरियड डाउन द ग्रुप वाले क्वेश्चन आएंगे, पीरियड वाले क्वेश्चन आएंगे, वो सॉल्व कर सकते हो। जैसे नाइट्रोजन, नानी पापा
आशु, सब बीमार, यही होता है। इस फैमिली में आप गए डाउन द ग्रुप, तो डाउन द ग्रुप जाने पे बॉन्ड एंगल का अगर ऑर्डर पूछे तो आपको पता है यहां से यहां जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हुई होगी। डाउन द ग्रुप जाने पे क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। इसका मतलब यहाँ पर जो ऑर्डर है वो क्या आ जाएगा भाई, बॉन्ड एंगल का जो ऑर्डर है इसको मान लो फर्स्ट मान लिया, सेकेंड, थर्ड और ये फोर्थ, तो जो एंगल यहाँ पर आ जाएगा आपका वो क्या हो जाएगा, फर्स्ट का सबसे ज्यादा, फिर सेकंड, फिर थर्ड और फिर फोर्थ, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, क्योंकि डाउन द ग्रुप जाने में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो रही है, तो वहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम है, यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है, और सेंट्रल एटम डिफरेंट है, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। अब ऐसा ही आप ऑक्सीजन फैमिली के लिए भी कर सकते हो। H2O एक दे दिया, H2S क्या होता है, O स्टाइल से टीपो, यही होता है। तो बस आप क्या कर रहे हो, डाउन द ग्रुप जा रहे हो, और डाउन द ग्रुप जाने में क्या होता है, अभी मैंने बताया था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। मतलब अगर अपन ऑर्डर की बात करें तो जो ऑर्डर फॉलो होगा बॉन्ड एंगल का वो क्या होगा, H2O की ज्यादा, फिर H2S की, फिर H2SC की, और डिपेंडिंग ऑन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। ऐसे ही मान लो क्वेश्चन आ गया एक आपका, यहाँ पर आ गया PF3, फिर आ गया PCl3, फिर आ गया PBr3 और फिर आ गया PI3। अब देखो अब क्या केस है, अब जो आपका सेंट्रल एटम है वो सेम आ गया, मतलब अब जाना है साइड एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे, और अपन को पता है एक तरफ फ्लोरीन है और फिर क्लोरीन है और फिर ब्रोमीन है और फिर आयोडीन है, जो कि डाउन द ग्रुप जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर यही रहता है। इसका मतलब यहाँ पर आप एक सिंपल सी बात बोल सकते हो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द साइड एटम अगर यहाँ ज्यादा है और यहाँ कम है तो बॉन्ड एंगल जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ साइड एटम के इनवर्स प्रोपोर्शन होता है, मतलब सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल PI3 में आ जाएगा। तो ये इसका ऑर्डर आ जाएगा, और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं पीरियड के, ग्रुप के, जो आपको सॉल्व करने होंगे, और सिर्फ आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो पीरियोडिक ट्रेंड है उसी से सॉल्व कर पाओगे, क्योंकि पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकालनी है, डाउन द ग्रुप जाने पर क्या होती है, डिक्रीज होती है। ठीक है, तो बच्चों आइए बात करते हैं, यहाँ पर एक और क्वेश्चन देखते हैं आपका। मान लो यहां पर अपन बात कर रहे हैं BCl3, ठीक है, BF3, BCl3 दोबारा ग्रुप में ही जा रहे हैं, BBr3 और BI3, और अब आपको बॉन्ड एंगल को कंपेयर करना है। ठीक है, बॉन्ड एंगल कंपैरिजन करना है, तो अब कैसे करोगे भाई, सेम आप वही देखोगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द साइड एटम लगाया और साइड एटम लगाकर यहाँ पर जो ऑर्डर है उसको ऐसे लिख दोगे, और जो क्वेश्चन है वो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखो कोई भी रिपल्जन वाला केस नहीं है। अगर मैं यहाँ पर ड्रॉ करती हूँ BF3 को तो एक भी लोन पेयर नहीं है। ठीक है, वैसे ही अगर BCl3 की बात करती हूँ कोई भी लोन पेयर नहीं है, वैसे ही अगर BBr3 की बात करती हूँ कोई भी लोन पेयर नहीं है, सिर्फ क्या है, बॉन्ड पेयर है, मतलब यहाँ पर रिपल्जन आपका 0 हो जाएगा। 120 डिग्री के एंगल पे है तीनों। sp2 हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या होता है, 120 का एंगल, यहाँ पर भी 120 का एंगल, यहाँ पर भी 120, यहाँ पर भी 120, बॉन्ड एंगल यहाँ पर सेम आ गया, मतलब ऑर्डर भी कुछ इस तरीके से आ जाएगा। कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है ना। बॉन्ड एंगल क्या है, तीनों का सेम आ जाएगा, क्योंकि कोई रिपल्जन ही नहीं है, नो रिपल्जन ऑफ लोन पेयर, तो बॉन्ड एंगल किसी का डिस्टोर्ट नहीं होगा और नो रिपल्जन ऑफ लोन पेयर, हेंस बॉन्ड एंगल आपका सेम आ गया। अब यार यहाँ पर एक और बहुत इंपॉर्टेंट केस आता है, उसको डिस्कस कर लेते हैं। अगर उस केस की बात करें तो वो आता है बच्चों आपका, एक आपका मान लो यहाँ पर OH है, H है, और यहाँ पर एक बार O है और Cl है, Cl है। ठीक है, इसको मान लिया आपने, ये X है और ये Y है। ठीक है, वही यहाँ पर भी लोन पेयर है, यहाँ पर भी लोन पेयर है। अब क्या हुआ, एक्स और वाई एंगल निकालना है। आपने देखा सेंट्रल एटम तो सेम था और साइड एटम पे गए तो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इसका मतलब जो ऑर्डर आना चाहिए था वो एक्स ज्यादा आना चाहिए था, ये एक्सपेक्टेड ऑर्डर था। मगर जब ऑर्डर देखा गया तो जो रियलिटी में आया उसमें वाई ज्यादा आ गया। अब यहाँ पर क्या लोचा हुआ है भाई, तो यहाँ पर लोचा होता है स्टीरिक रिपल्जन का। किसका, स्टीरिक रिपल्जन का। जो क्लोरीन होता है उसका साइज बहुत बड़ा होता है
और हाइड्रोजन का साइज छोटा होता है। छोटा होने की वजह से ये एक दूसरे में कोई रिपल्जन नहीं लगाते। इनका साइज बड़ा है, दोनों बड़े बड़े ग्रुप को मान लो यहाँ पर लगा दिया, दोनों एक दूसरे को धक्का देंगे और धक्का देने से क्या होगा, स्टीरिक रिपल्जन यहाँ पर बढ़ेगा। और स्टीरिक रिपल्जन बढ़ने से क्या होगा भाई, स्टीरिक रिपल्जन बढ़ता जाएगा और उस बढ़ने की वजह से एंगल जो है वो दूर जाता जाएगा। एक दूसरे को धक्का दे रहे हैं, धक्का देने से दोनों दूर जाएंगे और दूर जाकर क्या होगा, यहाँ पर जो एंगल है वो इंक्रीज हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर आप सिंपल सी एक बात बोल सकते हो कि स्टीरिक रिपल्जन बढ़ने से क्या हो रहा है, एंगल बढ़ रहा है। अब पॉइंट आता है कि स्टीरिक रिपल्जन लगेगा कब, तो वो भी देख लेते हैं भाई। मान लो बॉन्ड एंगल में अगर स्टीरिक रिपल्जन वाला केस देखना है तो वो क्या क्या चीजें होनी चाहिए जब आप स्टीरिक रिपल्जन लगाओगे। तो सबसे पहली चीज तो है sp3 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए। अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन नहीं है ना बच्चों तो ये लगता ही नहीं है केस, क्योंकि उसी केस में आप बॉन्ड एंगल जो रिपल्जन है वो ज्यादा होगा। जैसे ये sp3 का केस है, ये भी sp3 का केस है, लिख दो भाई यहाँ पर ये भी sp3 है और ये भी sp3 है। अगर आपने sp3 नहीं लिया तो फिर वहां पर जो आपका स्टीरिक रिपल्जन वाला केस है वो नहीं लगेगा। फिर क्या होना चाहिए, दूसरी कंडीशन है कि भाई जो आपका सेंट्रल एटम है वो क्या होना चाहिए, सेकंड पीरियड का होना चाहिए। मतलब उसकी जो साइज है वो कम होनी चाहिए। एक ऐसा समझो, एक छोटी बॉल है और उससे दो फुटबॉल जुड़ी हुई है, तो फुटबॉल क्या करेगी, आपस में रिपल्जन करेगी और जो बॉल है छोटी वाली वो आपकी सेकंड पीरियड की हो जाएगी। और जो साइड एटम है वो क्या होना चाहिए, सेकंड पीरियड ऑनवर्ड्स होना चाहिए, मतलब थर्ड होना चाहिए या फिर फोर्थ हो सकता है, फिफ्थ हो सकता है या फिर सिक्स्थ भी हो सकता है। तो इस केस में आप क्या लगाओगे, आप इन तीनों केस के आ जाने पर याद रखना है कि स्टीरिक रिपल्जन लगाना है। ठीक है, जैसे मान लो एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बताऊं तो एक तो आपका केस हो गया, एक जो अभी अपन ने देखा था OCl वाला केस हो गया, ठीक है, OBr वाला केस हो गया, साइज सबकी बड़ी है, और OII वाला केस हो गया। F वाले केस में तो साइज बड़ी नहीं है, इसलिए कोई किसी तरह का आपको वहां पर कोई इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा स्टीरिक रिपल्जन का। इनमें साइज बड़ी है, इसकी बड़ी है, फिर इसकी और बड़ी है, और फिर इसकी तो बहुत ही ज्यादा बड़ी है। तो इनमें स्टीरिक रिपल्जन होने से जो बॉन्ड एंगल है वो बढ़ता जाता है, बॉन्ड एंगल क्या है, इंक्रीज होता जा रहा है। मान लो इसका कुछ 110 पॉइंट कुछ आता है तो इसका 110 से ज्यादा ही आएगा, 110.12 आ गया, और इसका जो है वो 115 आ जाएगा। तो इस तरीके से बॉन्ड एंगल जो है वो बढ़ता रहता है। ठीक है, अगर इन दोनों में बात करें बच्चों तो इन दोनों में भी इसका जो बॉन्ड एंगल है, वाटर है, वाटर का भी देखा था 104.5 होता है, और इसका जो एंगल है 1010 और 8 मिनट होता है। तो ये इनके बॉन्ड एंगल होते हैं रियलिटी में, जो इसकी वैल्यूज होती है एक्सपेरिमेंटल। ठीक है, अब अपन ने यहाँ पर देख लिया भाई स्टीरिक रिपल्जन का केस। अब मान लो मैंने क्या करा बच्चों, यहाँ पर आपको एक और क्वेश्चन करा दिया, और उस क्वेश्चन में क्या करा, क्वेश्चन में मैंने आपको यहाँ पर बता दिया कि मान लो अपन ने केस लिया डबल बॉन्ड, यहाँ पर H है और यहाँ पर CH3 और CH3 है। अब क्या करना है आपको, अगेन आपको पता है मिथाइल ग्रुप जो है वो बहुत लार्ज ग्रुप होता है हाइड्रोजन के कंपैरिजन में, मतलब यहाँ पर भी आप सोचोगे कि रिपल्जन लग जाएगा, मगर मैंने जो कंडीशन बताई है याद है या नहीं है, कंडीशन क्या है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए। यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp2। इसका मतलब अगर मैं यहाँ पर इसको x मान लूं, इसको y मान लूं और पूछूं कि x और y में से कौन ज्यादा है, तो एंगल किसका ज्यादा होगा बच्चों, क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड कैरेक्टर है इसलिए x ज्यादा आ जाएगा, और यहाँ पर y के केस में sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, सब क्या होंगे 120 डिग्री के एंगल होंगे, और 120 डिग्री के एंगल पे मैंने बताया था किसी तरह का कोई रिपल्जन नहीं काम करता है, इसका मतलब रिपल्जन 0 हो जाएगा और ये सिंगल बॉन्ड वाला ही केस हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना, sp3 हाइब्रिडाइजेशन को चेक करना। मान लो मैंने एक ऐसा केस दे दिया जिसमें यहाँ पर ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, और यहाँ पर क्या है, जो आपके सेंट्रल एटम है वो 2 से ज्यादा है। अब क्या करना है भाई, सेम ही चीज करनी है। यहाँ पर क्या होगा, ये x है, ये y है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपको क्या करना है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखनी है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर ज्यादा है सेंट्रल एटम की तो उससे क्या होगा, एंगल भी ज्यादा हो जाएगा ऑफ सेंट्रल एटम। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है सेंट्रल एटम की तो उससे बॉन्ड एंगल भी ज्यादा हो जाएगा। हेंस यहाँ पर ऑक्सीजन था, सल्फर था, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो एंगल भी किसका ज्यादा हो गया, ऑक्सीजन का। तो कितने भी बॉन्ड आए बस सेंट्रल एटम को देखना है, और अगर सेंट्रल एटम सेम है तो साइड एटम को देखना है। ठीक है, तो आइए बच्चों अब देखते हैं अपना जो यहाँ पर
ये तो अपन ने सब देख ही लिया था, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ लोन पेयर, ये वाला केस भी देख लिया था, मैंने बता दिया था हाइड्रोजन वाला जो केस था जिसमें CH4 था और आपका क्या था, अमोनिया था और H2O था, जिसमें जैसे लोन पेयर बढ़ रहा था जो बॉन्ड एंगल है वो कम होता जा रहा था। फिर बॉन्ड एंगल की इलेक्ट्रोनेगेटिव सेंट्रल एटम से मैंने बता दी है और साइड एटम की इनवर्स प्रोपोर्शन होता है, ये भी मैंने बता दिया था। अब जो बच्चों यहाँ पर अपना नेक्स्ट टॉपिक आता है, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि क्या है, हाइब्रिडाइजेशन इन सॉलिड स्टेट। मतलब सॉलिड स्टेट में किन किन का क्या क्या हाइब्रिडाइजेशन होता है। तो अगर मैं PCl5 को ब्रेक कर रही हूं तो कैसे ब्रेक होगा, PCl4 प्लस प्लस PCl6 में। अगर PBr5 को ब्रेक करूं तो PBr4 प्लस बन रहा है और PBr माइनस बन रहा है। मतलब देखो ये वाला एक्सेप्शन कर रहा है, इसमें देखा आपने, इसमें भी क्या हो रहा है, एक प्लस आ रहा है एक माइनस आ रहा है। सिर्फ इस केस में PCl4 और PCl6 माइनस बन रहा है। ये आपको याद ही रखने पड़ेंगे, इसकी कोई ट्रिक नहीं है कि भाई PCl5 जो है वो थोड़ा अलग तरीके से चलता है। फिर अगर N2O5 की बात करें तो NO2 प्लस और NO3 माइनस में टूटता है। N2O3 की बात करें तो NO प्लस और NO2 माइनस में टूटता है। फिर N2O4 की बात करें तो ये भी NO प्लस बनाता है और साथ ही में जो दूसरी स्पीशीज बनाता है वो NO3 माइनस है। फिर ऐसे ही I2Cl6 के लिए होता है ICl2 ICl4, और ऐसे ही जो आपका आयोडीन होता है वो देखो यहाँ पर ये भी थोड़ा अलग डिफरेंट बिहेवियर शो कर रहा है, I3 प्लस बनाता है और I3 माइनस बनाता है। I2 को जब भी ब्रेक करोगे तो क्या बनेगा, I3 प्लस और I3 माइनस, सिंगल I प्लस I माइनस नहीं बनता है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट केस हो गया। फिर अगर Cl2O6 को तोड़ा है तो ClO2 प्लस बन गया और ClO4 माइनस बन गया। अब आप बोलोगे मैम लर्न क्यों करना है, क्योंकि लर्न में क्यों करना है ये बता देती हूँ। इस तरह के क्वेश्चन आएंगे भाई, आपसे पूछ लेगा हाइब्रिडाइजेशन ऑफ cationic part of solid PCl5। अब क्या करना है, आपको पता होना चाहिए कि सॉलिड PCl5 कैसे टूट रहा था। इसीलिए मैं बोल रही हूं कि सॉलिड जो हाइब्रिडाइजेशन होता है सॉलिड स्टेट में वो लर्न करना जरूरी है। आपने देखा भाई जो हाइब्रिडाइजेशन है उसमें PCl5 जो है वो टूटेगा PCl4 प्लस और Cl माइनस नहीं बनता है, क्या बनता है, PCl6 माइनस बनता है। अब आपसे पूछा हाइब्रिडाइजेशन ऑफ PCl4, तो आप क्या करोगे, आपको इसको ड्रॉ करना है, Cl है Cl है Cl है और एक पॉजिटिव है। इसका मतलब कितने सिग्मा बॉन्ड है, 4 सिग्मा बॉन्ड है और 4 सिग्मा बॉन्ड प्लस 0 लोन पेयर, इसका मतलब केस हो जाएगा ये 4 वाला sp3 का केस। तो आज का आंसर क्या आ जाएगा, sp3। और ऐसे ही वो PCl6 में पूछ ले तो केस क्या आ जाएगा, sp3d2। ऐसे ही मान लो PBr4 में पूछ ले कि एनायनिक पार्ट, तो एनायनिक पार्ट का तो होता ही नहीं, केटायन का पूछेगा, केटायन का sp3 आ जाएगा। सेम ऐसे आपके सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो ये विथ हाइब्रिडाइजेशन लिख रखे हैं, इस टेबल को अच्छे से पढ़ जाना। और बच्चों यहाँ पर अपन ने सब चीजें पढ़ ली हैं। थैंक यू सो मच।